अस्पताल की पार्किंग का ठंडा डामर पतली जीन्स के पार घुटनों में चुभ रहा था। आरती ने अपनी छाती से एक बंडल को चिपका रखा था। एक नन्हा सा शरीर अस्पताल की चादर में लिपटा हुआ, जिसमें से क्लोरीन और किसी कड़वी दवा की गंध आ रही थी। वह बच्ची रो नहीं रही थी, उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकल रही थी। बस उसकी छाती लगभग अदृश्य रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। 1 2 3 सांसें, मानो हर अगली सांस उसकी आखिरी हो सकती है। ऑटो प्लीज जल्दी। आरती की आवाज एक चीख में बदल गई। उसकी गूंज इमारत की अंधेरी दीवारों से टकराई। पहले ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया, लेकिन एक रोती हुई औरत को गोद में बच्चा लिए देखकर उसने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। दूसरा ऑटो बिना रुके निकल गया। तीसरा रुका। एक पुरानी मारुति वैन, जिसमें से सिगरेट और कार फ्रेशनर की मिलीजुली गंध आ रही थी। कहां जाना है? ड्राइवर ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ था। देवपुर गांव। आरती ने पीछे की सीट पर बैठते हुए सांस छोड़ी। प्लीज जल्दी। उसके कानों में अभी भी ड्यूटी डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे, जो उसने धीरे से, लगभग माफी मांगने के लहजे में कहे थे। आपकी बेटी शायद सुबह तक न बच पाए। हमने वह सब कुछ कर लिया है जो हम कर सकते थे। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की के बाहर कभी कभार जलते बुझते लैंप पोस्ट गीले डामर पर रोशनी के धब्बे फेंक रहे थे। आरती ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा, जो मोम की तरह पीला था और गाल पिचके हुए थे। 3 महीने की अनन्या का वजन जन्म के समय से भी कम था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों यह सब इस मोड़ पर कैसे आ गया। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमेशा की तरह कमेंट्स में लिखिए कि आप लोग किस शहर से हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। आरती लखनऊ की मुख्य सड़क पर एक कैफे में मेज साफ कर रही थी। डिशवॉशिंग साबुन की एक चिपचिपी रासायनिक गंध हवा में थी। खिड़की के बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पानी की बूंदें शीशे पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें छोड़ती हुई बह रही थीं। दरवाजे पर लगी घंटी बजी। कुछ लोग अंदर आए। 3 आदमी जो जोर जोर से बातें करते हुए अपनी जैकेट से पानी झाड़ रहे थे। उनमें से एक दूसरों से लंबा था, जिसकी आंखें गहरी और ठोड़ी तराशी हुई थीं। उसने अपनी जैकेट का हुड नीचे किया, हाथ से अपने बाल संवारे और चारों ओर नजर दौड़ाई। क्या हमें वहां कोने वाली टेबल मिल सकती है? उसने अपनी ठोड़ी से खिड़की के पास वाली जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा। जी जरूर, आरती ने कपड़ा तह करते हुए जवाब दिया। आप लोग क्या लेंगे? उन्होंने छोले, भटूरे, चाय और समोसे का ऑर्डर दिया। आरती ने एक छोटी सी डायरी में नोट किया, महसूस करते हुए कि वह लंबा आदमी उसे घूर रहा था, लेकिन बुरी नजर से नहीं, बल्कि ध्यान से, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जब वह उनका ऑर्डर लेकर आई तो उस आदमी ने पूछा, आपका नाम क्या है? आरती। उसने मेज पर प्लेटें रखते हुए कहा, उससे नजरें मिलाने से बचते हुए। रोहन। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली गर्म और सूखी थी। आरती ने जल्दी से हाथ मिलाया और एक कदम पीछे हट गई। खाइए, कहकर वह कैश काउंटर के पीछे चली गई। वह अगले दिन फिर आया, अकेला। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया और 2 घंटे तक बैठा रहा। अपने फोन को देखता रहा और बीच बीच में उसकी ओर नजरें डालता रहा। जब आरती पास की मेज साफ कर रही थी तो उसने कहा, क्या आपका फोन नंबर मिल सकता है? वह रुक गई, हाथ में कपड़े को भींचते हुए। किस लिए? मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूं। वह मुस्कुराया और उसकी मुस्कान सीधी सादी थी, जिसमें जरा भी मजाक का भाव नहीं था। आरती, जिसकी 23 साल की जिंदगी एक अनाथ आश्रम में, फिर एक पीजी में और फिर एक किराए के कमरे में बीती थी, जहां उसकी रूममेट हर रात खर्राटे लेती थी और फ्रिज से दूध चुरा लेती थी। उसे कभी किसी ने यूं ही बाहर घूमने के लिए नहीं पूछा था। उसने अपना नंबर बता दिया। उसने टाइप किया। आरती की एप्रन की जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। अब मेरे पास तुम्हारा नंबर है, उसने अपनी कॉफी खत्म करते हुए कहा। मैं आज रात फोन करूंगा। उसने फोन किया। वे गोमती नदी के किनारे मिले, जहां पानी से कीचड़ और पेड़ों की गंध आ रही थी। वे 2 घंटे तक घूमते रहे, हर चीज और किसी भी चीज के बारे में बात करते हुए। उसने एक वकील के रूप में अपनी नौकरी के बारे में बताया कि कैसे वह ऑफिस में बैठकर फाइलों को पलटने से ऊब जाता है। उसने कैफे के बारे में बताया कि कैसे एक दिन बावर्ची ने गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी थी और पूरे दिन ग्राहक चाय की शिकायत करते रहे। दूसरी मुलाकात। तीसरी, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक किस, जहां पतंगे धीमी आवाज के साथ
शीशे से टकरा रहे थे। उसके होंठ गर्म थे और आरती की कमर पर उसकी हथेली का स्पर्श मजबूत था। 2 महीने बाद आरती ने प्रेगनेंसी टेस्ट पर 2 लकीरों को देखा और उसे यकीन नहीं हुआ। रोहन का नंबर मिलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी आवाज लगभग टूट गई थी। वे एक पार्क में मिले। उसने जेब में हाथ डाले सुना और उसे ध्यान से देखा। हम शादी कर लेंगे, उसने शांति से कहा। कल ही हम रजिस्ट्रार ऑफिस चलेंगे। तुम सच में कह रहे हो? आरती ने अपने बैग का पट्टा इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। बिल्कुल, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो छोड़कर चले जाते हैं। 1 महीने बाद उनकी शादी हो गई। 2 गवाह थे, रोहन का एक सहकर्मी और कैफे से आरती की एक दोस्त। रजिस्ट्रार ने सपाट चेहरे से कागजात पर दस्तखत करवाए जैसे वह कोई मामूली प्रशासनिक काम निपटा रहा हो। रोहन के माता पिता नहीं आए। उसकी मां ने एक छोटा सा मैसेज भेजा, बधाई हो, हम व्यस्त हैं। उसके पिता चुप रहे। चिंता मत करो, रोहन ने उसके सिर को चूमते हुए कहा। वे लोग मान जाएंगे। वे शहर से 20 किलोमीटर दूर देवपुर गांव में रोहन के दादा के घर में रहने लगे। एक लकड़ी का घर जिसका बरामदा एक तरफ झुक गया था और जिसकी जंग लगी टिन की छत हवा में भनभनाती थी। 5 साल से वह घर खाली पड़ा था। उसके दादा के मरने के बाद, और अब हर तख्ता ऐसे चरमराता था जैसे उसे नए बाशिंदे पसंद न हो। आरती ने फर्श पर पोंछा लगाया, खिड़की की चौखट से धूल साफी की, पर्दे लगाए। रोहन ने बच्चों के कमरे की दीवारों को हल्के पीले रंग से रंगा। उस पेंट से रसायनों और वादों की गंध आ रही थी। उन्होंने खरगोशों की तस्वीरों वाले नन्हे नन्हे कपड़े खरीदे। एक झुनझुना जो आरती के उठाने पर बजता था। प्रेगनेंसी आराम से गुजरी। आरती अपने पेट को सहलाती और कल्पना करती कि अपनी बेटी को गोद में लेना कैसा लगेगा। अल्ट्रासाउंड में एक लड़की का पता चला। वह खुशी से रो पड़ी। स्क्रीन पर उस छोटे से दिल को तेजी से धड़कते हुए देखकर 7वां महीना पेट बड़ा और भारी हो गया था, जैसे उसके अंदर एक छोटा तरबूज छिपा हो। आरती रात का खाना बना रही थी, सब्जियां काट रही थी, जब सामने का दरवाजा धड़ाम से खुला। रोहन, वह मुड़ी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आया। शराब की तेज गंध खट्टी और तीखी जैसे फटा हुआ दूध। चाबियां उसकी उंगलियों से छूटकर फर्श पर खनक कर गिर गईं। पता है, उसने दरवाजे की चौखट का सहारा लिया। मां कह रही थी कि मैं बेवकूफ हूं। आरती ने चाकू नीचे रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने धीरे से पूछा। कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वे मुझे शहर में एक घर खरीद देंगे। वह हंसा, सिर ऊपर उठाकर। 3 बेडरूम वाला और एक नई गाड़ी। अगर तुम यह बच्चा गिरवा दो। चाकू फर्श पर गिर गया, टाइल से टकराकर खनका। क्या? आरती ने सांस छोड़ी। सोचो, एक नई फॉर्च्यूनर के बदले अबॉर्शन। उसने सिर हिलाया, खुद से खुश होकर। लेकिन मैंने तुम्हें चुना। मैंने उनसे कहा, भाड़ में जाओ तुम लोग, यह मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा। वह लिविंग रूम में गया, सोफे पर ढह गया और 1 मिनट में सो गया। तकिए में मुंह डालकर खर्राटे लेने लगा। आरती रसोई के बीच में खड़ी रही, दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए। अंदर बच्चे ने जोर से लात मारी, जैसे कुछ मांग रहा हो। उसने आंखें बंद कर लीं, अपने हाथों की कंपकंपी को शांत करने की कोशिश की। अब वह समझ गई कि क्यों उसकी सास ने एक बार भी फोन करके प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पूछा। क्यों रोहन के पिता पत्थर की तरह चुप रहे। वे चाहते थे कि वह न हो, चाहते थे कि यह बच्चा न हो। अगले दिन उसने अपनी सास को फोन करने की कोशिश की। कांपती उंगलियों से नंबर मिलाया। हेलो, श्रीमती सावित्री की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। नमस्ते जी, मैं आरती बोल रही हूं। वह हकला गई। शायद आप यहां आ सकती। देखें हमने घर कैसे सजाया है। व्यस्त हूं, श्रीमती सावित्री ने संक्षिप्त जवाब दिया। फिर कभी कट। आरती ने फोन नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। संकोचन रात में शुरू हुए, जब आसमान में चांद की एक पतली चांदी जैसी और ठंडी रेखा लटकी हुई थी। दर्द लहरों में आया, पेट को लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ता हुआ। आरती चिल्लाई, चादर को खरोंचा। महसूस किया कि उसकी दुनिया एक बिंदु में सिमट गई है। रोहन उसे अस्पताल ले गया, दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को जकड़े हुए। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। सांस लो, वह दोहराता रहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। प्रसव 8 घंटे तक चला। आरती चिल्लाई,
रोई, प्रार्थना की, फिर सन्नाटा और फिर पहली चीख। लड़की हुई है, दाई ने उस बंडल को उठाते हुए कहा। 3-5 किलो, स्वस्थ। उन्होंने उसकी बेटी को आरती की छाती पर रख दिया। छोटी, लाल, घने काले बालों वाली और आंखें कसकर बंद। उससे दूध, अस्पताल के साबुन और किसी मीठी चीज की गंध आ रही थी, नए जीवन की गंध। अनन्या। आरती ने उसके गीले माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, मेरी नन्ही परी। रोहन पास में खड़ा था, बिस्तर के सहारे। वह सुंदर है, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी तरह। सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर सीधे पालने पर पड़ रही थी, जहां अनन्या अपनी छोटी नाक से धीरे धीरे सांस ले रही थी, अपने नन्हे हाथों को बगल में फैलाए हुए। आरती दरवाजे पर खड़ी थी, अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसकी 2 हफ्ते की बेटी इतनी गहरी नींद में सो रही थी जैसे सारी दुनिया तबाह हो जाए और वह नहीं जागेगी। रसोई से दलिया और ताजी बनी चाय की खुशबू आ रही थी। खिड़की के बाहर गौरैया का एक झुंड चहचहा रहा था, इतनी जोर से जैसे किसी जरूरी बात पर बहस कर रहे हों। आरती पालने के पास गई, झुकी, अपनी बेटी की महक को, सांसों में भरा दूध, बेबी पाउडर और कुछ और मीठा लगभग महसूस न होने वाला। रोहन काम से घर आया, चाबियां मेज पर फेंकी। चाबियों ने एक टिन के कप से टकराकर खनखनाहट पैदा की। फिर वह पालने पर झुका। यह तो बड़ी हो रही है, उसने एक रात कहा, सावधानी से अपनी बेटी की नन्ही हथेली को अपनी उंगली से छूते हुए। हाँ, आरती मुस्कुराई, डिटर्जेंट की महक वाले तौलिए से हाथ पोंछते हुए। लगभग 4 किलो की हो गई है। घर नई आवाजों से भर गया था। कमरे में फैली हुई रस्सी पर सूखते डायपर हवा में सरसरा रहे थे। कोने में बच्चों के कपड़ों का एक डिब्बा खड़ा था, छोटे छोटे कपड़े, टोपियां, नन्हे मोजे। आरती लौरी गुनगुनाती थी। उसकी आवाज धीमी थी ताकि उसकी बेटी समय से पहले न जाग जाए। तीसरे हफ्ते के अंत तक अनन्या अपना सिर उठाने लगी थी, अपनी मां की आवाज की ओर मुड़ती थी और लार से भरी बिना दांतों वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराती थी, जो आरती का दिल पिघला देती थी। वह कार शनिवार को दोपहर के आसपास घर आई, काली, चमकदार, गहरे रंग के शीशों वाली। वह झुके हुए गेट और जंगली घास से भरे आंगन के सामने अजीब लग रही थी, जैसे किसी पुतले पर एक महंगा सूट पहना दिया गया हो। आरती खिड़की के पास जम गई, अपनी 1 महीने की अनन्या को छाती से लगाए हुए। वे आ गए, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज कांप गई। रोहन बरामदे में बाहर निकला, हाथ जीन्स की जेब में डाले। कार से 2 लोग निकले, एक लंबी महिला गहरे रंग के सूट में और एक पुरुष औपचारिक सूट में, जिसने धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से अपने कोट का बटन बंद किया, जैसे किसी व्यापारिक बैठक की तैयारी कर रहा हो। श्रीमती सावित्री सुंदर थीं, तीखी, ठंडी सुंदरता, जैसे जनवरी की सुबह हो। काले बाल कसकर जूड़े में बंधे थे, पतली भौहें, होंठ एक पतली रेखा में बंद थे। उसने घर पर नजर दौड़ाई, बरामदे पर, खिड़की के दरवाजों पर उखड़ते पेंट पर, और उसकी आंखों में कुछ चमका, अपमान, निराशा, लगभग दबा हुआ गुस्सा। तो श्रीमती सावित्री ने बरामदे पर चढ़ते हुए कहा। उसकी ऊंची एड़ी की चप्पलें लकड़ी की सीढ़ियों पर खटखट कर रही थीं। कहां है वह? आरती ने दरवाजा खोला। अनन्या जाग गई और उन अजनबियों को अपनी बड़ी काली आंखों से झपकाते हुए देखने लगी। ये रही। आरती ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। यह अनन्या है। श्रीमती सावित्री ने बच्चे को देखा, लेकिन उसे गोद में नहीं लिया, बस ऐसे सिर हिलाया जैसे दुकान में किसी सामान को मंजूरी दे रही हो। स्वस्थ है? उसने संक्षिप्त रूप से पूछा। हाँ। आरती ने अपनी बेटी को वापस छाती से लगा लिया। सब ठीक है। श्री हरीश चुप रहे। वह घर के अंदर गए, कमरों का तेजी से निरीक्षण किया और दीवारों, फर्नीचर, चरमराते फर्श का आकलन किया। सोफे के किनारे पर बैठ गए, अपना फोन निकाला और स्क्रीन को घूरने लगे, जैसे अपने पूरे हाव भाव से दिखा रहे हों कि वह यहां सिर्फ मजबूरी में है। श्रीमती सावित्री सामने बैठी, हाथ घुटनों पर रखे। उनकी उंगलियां पतली, संवरी हुई थीं। नाखून गहरे लाल रंग से रंगे थे। हम तोहफे लाए हैं, उन्होंने रोहन की ओर सिर हिलाते हुए कहा। वह कार के पास गया और 2 बैग लेकर लौटा। उनमें महंगे नए बच्चों के कपड़े थे, अभी भी टैग लगे हुए थे। मुलायम कपड़े के सूट, बच्चों के जूते, फूलों की कढ़ाई वाला एक कंबल जिससे नई और किसी इत्र जैसी खुशबू आ रही थी, और एक मखमल से ढका छोटा सा डिब्बा। खोलो। श्रीमती सावित्री ने अपनी ठोड़ी से डिब्बे की ओर इशारा किया। आरती ने उसे खोला। अंदर एक पतली,
सुंदर चांदी की चेन पर एक चांदी का लॉकेट पड़ा था, जिस पर इतनी बारीक नक्काशी की गई थी कि ऐसा लगता था जैसे पैटर्न को धातु पर चित्रित किया गया हो। रेखाएं एक दूसरे से मिलकर एक जटिल पैटर्न बना रही थीं, जो नजर को खींचता था। यह एक तावीज है, श्रीमती सावित्री ने कहा, और उनकी आवाज नरम हो गई, लगभग प्यार भरी। यह मेरी पोती को बुरी नजर और बीमारियों से बचाएगा। सुनिश्चित करना कि वह इसे हमेशा पहने। आरती ने लॉकेट उठाया। धातु ठंडी थी, इतनी छोटी चीज के लिए भारी थी। उससे किसी तेज चीज की गंध आ रही थी, शायद पॉलिश करने वाले तरल की या किसी और चीज की। हल्की, लगभग दवा जैसी। धन्यवाद। उसने अपनी सांस को देखा। उसके चेहरे में कुछ गर्मजोशी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल एक खाली नजर मिली। यह बहुत सुंदर है, अभी पहनाओ। श्रीमती सावित्री ने अनन्या की ओर सिर हिलाया और उनकी आवाज में कुछ आदेश जैसा था। आरती के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी बेटी की गर्दन में चेन बांधी। लॉकेट उसकी नन्ही छाती पर गिरा, दीपक की रोशनी में चमक रहा था। अनन्या ने अपना मोटा हाथ लॉकेट की ओर बढ़ाया, लेकिन पहुंच नहीं पाई। जम्हाई ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। यह मुलाकात 1 घंटे से भी कम चली। श्रीमती सावित्री ने चाय पी। उनके होंठ मुश्किल से कप के किनारे से लगे। सफेद चीनी मिट्टी पर गहरे लाल लिपस्टिक का निशान छोड़ गए। उन्होंने छोटे छोटे सवाल पूछे। कैसे सोती है? कितना खाती है? बुखार तो नहीं है? आरती ने जवाब दिया, अपनी सांस की ठंडी काली आंखों में देखने से बचते हुए, जिनमें एक दादी की कोमलता की एक बूंद भी नहीं थी। श्री हरीश ने अपना फोन कभी नीचे नहीं रखा। रोहन पास में बैठा था, अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपा रहा था और चुप था, जैसे उसे गलत बोलने का डर हो। जब वे घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो श्रीमती सावित्री दरवाजे पर रुकी, मुड़ी और आरती की आंखों में सीधे देखा। सुनिश्चित करना कि वह तावीज पहने, उन्होंने धीरे से कहा, हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए, हमेशा। कार चली गई। धूल का एक गुबार छोड़ गई जो हवा में देर तक तैरता रहा और पेट्रोल और किसी कड़वी चीज की गंध छोड़ गया। मुलाकात के बाद पहले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं बदला। अनन्या सोती, खाती, मुस्कुराती थी। लॉकेट उसकी छाती पर पड़ा रहता, मेज के लैंप की रोशनी में चमकता जब आरती पालने पर झुकती। लेकिन 1 हफ्ते के बाद बच्ची चिड़चिड़ी होने लगी। शुरुआत में छोटी छोटी बातें, जिन्हें आरती ने पेट दर्द समझा। अनन्या को सोने में ज्यादा मुश्किल होने लगी। वह पालने में करवटें बदलती, रात में धीरे धीरे एक बिल्ली के बच्चे की तरह दर्दनाक ढंग से रोती। आरती उसे सहलाती, छाती से लगाती और महसूस करती कि कैसे उसकी बेटी तन जाती है, जैसे कोई चीज उसे परेशान कर रही हो, दबा रही हो। शायद उसका पेट दर्द कर रहा है। रोहन ने नींद में बिना आंखें खोले बुदबुदाया, पता नहीं। आरती ने अपनी बेटी की पीठ पर गोलाकार गति में हाथ फेरा, लेकिन बच्ची शांत नहीं हुई। दूसरे महीने के अंत तक अनन्या का वजन कम होने लगा। पहले थोड़ा, प्रति सप्ताह 100 ग्राम, फिर 100 और। आरती उसे बच्चों के वजन तौलने की मशीन पर तौलती, जो मेज पर चरमराती और हिलती थी, और नीले पेन से एक नोटबुक में आंकड़े लिखती थी। हर हफ्ते कम। यह सामान्य है, गांव की दाई ने कहा, जो नियमित जांच के लिए आई थी। बच्चे कभी कभी पहले कुछ महीनों में वजन कम करते हैं। शायद दूध कम पड़ रहा है, लेकिन दूध पर्याप्त था। उसके स्तन भरे, भारी थे, लेकिन अनन्या अपना मुंह फेर लेती, अपने छोटे से चेहरे को सिकोड़ लेती, जैसे निगलने में दर्द हो रहा हो। चलो फॉर्मूला मिल्क ट्राई करते हैं, रोहन ने एक रात अपनी पत्नी को देखते हुए सुझाव दिया। उन्होंने कोशिश की। अनन्या ने निप्पल को थूक दिया। कमजोर, बिना ताकत के रोई, जैसे रोने से उसकी आखिरी ऊर्जा भी खत्म हो रही हो। तीसरे महीने तक बच्ची का वजन लगभग नहीं बढ़ा। वह पालने में पड़ी रहती, अपनी बड़ी काली आंखों से छत को घूरती और इतनी धीरे सांस लेती, लगभग सुनाई न देने वाली। उसकी नन्ही बाहों की त्वचा एक बूढ़े व्यक्ति की त्वचा की तरह ढीली लटक रही थी। गाल धंस गए थे। आरती रात में रोती, अपनी बेटी को छाती से लगाकर फुसफुसाती, तुम्हें क्या हुआ मेरी जान, क्या हो रहा है? प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, बस आरती ने अभी तक इसे महसूस नहीं किया था। स्वास्थ्य केंद्र में लगी कतार में पसीने, बच्चों के रोने और किसी खट्टी चीज, अस्पताल की गंध आ रही थी। आरती एक कठोर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी, अनन्या को गोद में लिए हुए। बच्ची एक कपड़े की गुड़िया की तरह बेजान पड़ी थी। उसका सिर पीछे की ओर लुढ़क गया था। उसके बगल में एक गोल मटोल गालों वाला बच्चा अपनी मां से बिस्कुट के लिए रो रहा था।
और थोड़ा आगे कोई टीकाकरण पर जोर जोर से चर्चा कर रहा था। आरती, एक नर्स ने रजिस्टर से नजरें उठाए बिना कमरे के अंदर से आवाज दी। आरती इतनी तेजी से खड़ी हुई कि उसकी कुर्सी चरमरा गई और एक ऐसे कमरे में दाखिल हुई जिसमें एंटीसेप्टिक और पुराने कागजों की गंध थी। डॉक्टर, लगभग 50 साल की एक थकी हुई चेहरे वाली महिला ने अपना चश्मा लगाया और मेडिकल रिकॉर्ड कार्ड उठाया। क्या हुआ? उसने नोट्स पलटते हुए पूछा। यह खाती है लेकिन इसका वजन कम हो रहा है, बहुत कमजोर है। आरती की आवाज कांप रही थी। 2 महीने से ऐसा ही है। डॉक्टर ने अनन्या की जांच की, दिल की धड़कन सुनी, रिफ्लेक्स जांचे, गला देखा। बच्ची हिली भी नहीं, बस एक बार पलक झपकाई। लैब टेस्ट करवाए हैं? हाँ, सब नॉर्मल हैं। आरती ने अपने बैग से प्रिंट आउट निकाले जो मुड़े तुड़े थे, क्योंकि उसने उन्हें दर्जनों बार पढ़ा था किसी छोटे से सुराग की तलाश में। डॉक्टर ने उन्हें देखा, भौहें सिकोड़ी। अजीब है, वाकई सारे इंडिकेटर ठीक हैं। उसने अपना चश्मा उतारा, अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को मला। शायद किसी चीज से एलर्जी है। आप स्तनपान कराती हैं? हाँ। फॉर्मूला मिल्क ट्राई किया? नहीं पीती। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, थायराइड भी। डॉक्टर ने मेज पर पेन थपथपाया। हम आंतरिक अंगों का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, दोबारा खून की जांच। पूरी जांच और न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। आरती ने रेफरल लेटर लिया। कागज उसके कांपते हाथों में सरसराया। न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ नहीं मिला। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल था, खून की रिपोर्ट फिर से नॉर्मल थी। हर डॉक्टर अनन्या को देखता, सिर हिलाता और वही बात कहता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सारी लैब रिपोर्ट अच्छी हैं, लेकिन बच्ची कमजोर होती जा रही है। 3रे महीने के अंत तक अनन्या ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। वह पालने में पड़ी रहती, कांच जैसी आंखों से छत को घूरती और इतनी धीरे सांस लेती कि आरती हर 5 मिनट में उसके ऊपर झुककर उसकी सांस सुनती। 1, 2, 3 सांसें, एक ठहराव, फिर 3 सांसें। रोहन देर से घर आता, अपना ऑफिस बैग सोफे पर फेंकता, बैग तकिए से टकराकर धीमी आवाज करता, फिर वह बिना कुछ कहे बेडरूम में चला जाता। वह कैसी है? उसने अपनी टाई उतारते हुए पूछा। बुरी। आरती ने अपनी बेटी से नजरें हटाए बिना जवाब दिया। और बुरी होती जा रही है। उसने आह भरी, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अनन्या को देखा, फिर अपना फोन निकाला, ऑफिस के ईमेल चेक करने लगा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से, व्यवस्थित रूप से फिसल रही थीं। शायद किसी दूसरे अस्पताल में दिखाएं। उसने एक बार स्क्रीन से नजरें हटाए बिना सुझाव दिया, जैसे मुंबई में। किससे जाएंगे? आरती मुड़कर उसे देखने लगी। हमारे पास तो यात्रा के किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं माता पिता से मांगता हूं। उसने फोन नीचे रखा, अपनी हथेलियों से चेहरा मला। वे जरूर मदद करेंगे। लेकिन उसने कभी अपने माता पिता से नहीं पूछा, बल्कि ऑफिस से और देर से आने लगा। रात में फोन करता, संक्षेप में बात करता, काम है, मैं देर से आऊंगा। आरती उस खाली घर में अकेली बैठी रहती, जिसके फर्श चरमराते थे, जहां खिड़की के बाहर आम के पेड़ की डालियां हवा में हिलती थीं, अपनी मरती हुई बेटी को सहलाते हुए। खामोशी एक गीले कपड़े की तरह चेहरे पर दबाव डाल रही थी। वह दौरा रात में पड़ा। आरती एक अजीब खामोशी से जागी। बहुत ज्यादा सन्नाटा, यहां तक कि सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। वह उछलकर उठी, पालने की ओर भागी। अनन्या बेजान पड़ी थी, उसके होंठ नीले पड़ गए थे, आंखें बंद थीं। नहीं नहीं नहीं। आरती ने अपनी बेटी को पकड़ा, उसे हिलाया। सांस लो प्लीज। बच्ची नहीं हिली। 10 सेकंड, 15। आरती इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा घर गूंज गया। और अचानक अनन्या ने सांस ली, कमजोर, खुरदरी, लेकिन वह सांस ले रही थी। एम्बुलेंस। आरती ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा, 102 नंबर मिलाया। एम्बुलेंस 20 मिनट बाद पहुंची। मेडिकल अटेंडेंट, एक सफेद बालों वाला आदमी, ने दिल की धड़कन सुनी, टॉर्च से पुतलियों को देखा। हम इसे आईसीयू ले जा रहे हैं, उसने संक्षेप में कहा। अस्पताल में क्लोरीन और डर की गंध थी। अनन्या को तुरंत अंदर ले जाया गया। उसे दोहरे दरवाजों के पार ले जाया गया, जो धड़ाम से बंद हो गए। आरती एक लंबे गलियारे में पीछे रह गई, जिसकी दीवारें उखड़ रही थीं और कुर्सियां चरमरा रही थीं। उसने रोहन को फोन किया। 2 बार रिंग गई, फिर कट गया। फिर से फोन किया। हेलो, एक नींद भरी चिड़चिड़ी आवाज। रोहन, हम आईसीयू में हैं। आरती तेजी से हाफते हुए बोली, आ जाओ प्लीज। वह लगभग मर गई थी। एक ठहराव, खिसकने की आवाज। वह बिस्तर पर बैठ रहा था। अभी कितने बजे हैं? सुबह के 3 बजे। लेकिन यह जरूरी नहीं है, वह बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा। एक और ठहराव।
बहुत लंबा। सुनो, मैं कल, मेरा मतलब है आज सुबह 9 बजे एक क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग है। वह धीरे धीरे शब्द चुनकर बोल रहा था। मैं उसे रद्द नहीं कर सकता। मैं दोपहर के बाद आता हूं। ठीक है। आरती चुप हो गई। फोन उसके हाथ में कांप रहा था। तुम सच में कह रहे हो? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। मैं काम नहीं छोड़ सकता आरती, हमें इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उसने अपनी आवाज ऊंची की, अपना बचाव करते हुए। मैं जैसे ही खत्म करूंगा आ जाऊंगा, वादा। कट कट कट। उसने फोन काट दिया। आरती कुर्सी पर ढह गई। गलियारे की दीवारें उसकी आंखों के सामने हिल रही थीं। आंसू अपने आप बहने लगे। बगल की कुर्सी पर किसी का छोड़ा हुआ अखबार पड़ा था, जिसमें से छपाई की स्याही की गंध आ रही थी। वह सुबह तक अकेली बैठी रही, दीवार पर लगी घड़ी को देखती रही। उसकी सुइयां इतनी धीरे चल रही थीं जैसे शहद में फंस गई हों। आईसीयू के दरवाजे के पीछे कोई चिल्लाया, फिर चुप हो गया। एक नर्स गुजरी, उसकी चप्पलें फर्श पर खटखट कर रही थीं। सुबह 6 बजे एक डॉक्टर बाहर आया। युवा, आंखों के नीचे काले घेरे। आप उसकी मां हैं? उसने पूछा और आरती ने सिर हिला दिया। बोल नहीं पाई। वह पास में बैठ गया, हाथ घुटनों के बीच में रखे फर्श को देखता रहा। हमने वह सब कुछ कर लिया है जो हम कर सकते थे। उसकी हालत स्थिर हो गई है। लेकिन उसने नजरें उठाई। आपकी बेटी शायद सुबह तक न बच पाए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सारी लैब रिपोर्ट नॉर्मल है। एक गौ, उसके अंग काम कर रहे हैं, लेकिन वह कमजोर होती जा रही है, जैसे अंदर से। आरती ने सांस रोक ली। डॉक्टर के शब्द हवा में लटके रहे, पत्थर की तरह भारी। मैं क्या करूं? उसने जबरदस्ती आवाज निकाली। उसके साथ रहिए, इससे ज्यादा हम मदद नहीं कर सकते। वह खड़ा हुआ, आरती के कंधे पर हाथ रखा। मुझे बहुत अफसोस है। फिर चला गया। उसकी चप्पलें गलियारे में दूर तक खटखट करती रहीं। कहीं नल से पानी टपक रहा था, नियमित रूप से, लगातार। आरती बैठी रही, शून्य को घूरती रही। उसके दिमाग में खालीपन था। कोई विचार नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, बस एक कुंद खालीपन, जैसे किसी छोड़े हुए घर में। फिर वह धीरे धीरे खड़ी हुई, जैसे हर हरकत में ताकत लग रही हो। कमरे में गई। अनन्या एक इंक्यूबेटर में पड़ी थी, तारों और ट्यूबों से लिपटी हुई। एक मास्क के जरिए सांस ले रही थी, लगभग महसूस न होने वाली। उसकी छाती मुश्किल से उठ रही थी। आरती पास गई, अपना हाथ गर्म कांच पर रखा। मां को माफ कर देना, उसने फुसफुसाया। मां तुम्हें बचा नहीं पाई। वह पास की कुर्सी पर बैठ गई। 2 घंटे तक बैठी रही। नर्सें आती जाती रहीं, एक दूसरे से फुसफुसाती रहीं। एक प्लास्टिक के गिलास में चाय ले आई, लेकिन आरती ने उसे नहीं छुआ। सुबह 8 बजे वह खड़ी हुई, डॉक्टर के पास गई। मैं इसे घर ले जाना चाहती हूं, उसने दृढ़ता से कहा। क्या? डॉक्टर ने उसे देखा, लेकिन वह तो, मुझे पता है, आरती ने बीच में ही काट दिया। अगर मेरी बेटी को मरना है तो वह घर पर मरेगी, अपनी मां की गोद में, यहां नहीं। वे डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लाम फॉर्म ले आए। उसने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। उसके हाथ कांप रहे थे, अक्षर टेढ़े मेढ़े थे। एक नर्स अनन्या को बाहर ले आई, अस्पताल की चादर में लिपटी हुई, बिना उन सभी ट्यूबों और तारों के। बच्ची इतनी छोटी थी, इतनी हल्की, जैसे उसका वजन जन्म के समय से भी कम हो। आरती अस्पताल से बाहर निकली। सुबह की ठंडी हवा चेहरे पर लगी, ओस और डामर की गंध। उसने एक ऑटो रोका, पीछे की सीट पर बैठ गई, अपनी बेटी को छाती से लगाए हुए। ड्राइवर पूरे रास्ते चुप रहा, बस कभी कभी रियर व्यू मिरर में देखता। जब वे घर पहुंचे तो आरती ने पैसे दिए, अनन्या को लेकर आंगन से गुजरी और आंसू अपने आप बहने लगे। खामोश, बिना आवाज के। छोटी सी बच्ची हिल नहीं रही थी, रो भी नहीं रही थी, उसमें ताकत नहीं थी। गेट के पीछे पड़ोसन खड़ी थी, सुनीता जी, एक मोटी भले चेहरे वाली महिला जो हमेशा नमस्ते करती और कभी कभी हलवा ले आती थी। वह एक पानी का कैन पकड़े हुए थी, फूलों को पानी दे रही थी और अचानक उसने सिसकियां सुनी। उसने मुड़कर आरती को गोद में बच्चा लिए देखा। पानी का कैन उसके हाथ से गिर गया, जमीन से टकराकर धीमी आवाज की, हे भगवान। सुनीता जी गेट की ओर दौड़ी, उसे चौड़ा खोल दिया। क्या हुआ? आरती रुकी, आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखा। यह मर रही है, उसने फुसफुसाया। डॉक्टर ने कहा है कि शायद सुबह तक न बचे। अगर आप इस कहानी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं और एक कमेंट लिखें। ऐसा करके आप इस चैनल को बढ़ने और इस तरह की और कहानियां सुनाने में मदद करेंगे। गेट चरमराया।
उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया और वे एक गर्म रसोई में थे जिसमें से ताजी रोटी और धनिये की महक आ रही थी। बैठो, सुनीता जी ने कहा। आरती को एक कुर्सी पर बिठाया। जरा बच्ची को दिखाओ। आरती ने अपनी गोद खाली की। सुनीता जी ने अनन्या को सावधानी से उठाया, जैसे कोई क्रिस्टल का गुलदस्ता पकड़ रही हो। चादर हटाई। बच्ची बेजान पड़ी थी, बस उसकी छाती लगभग अदृश्य रूप से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी त्वचा पीली, लगभग पारदर्शी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे। हे भगवान! सुनीता जी ने सांस छोड़ी, सिर हिलाया। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। बच्ची को वापस किया, सामने बैठ गईं। मेज पर एक कप ठंडी चाय रखी थी। एक मक्खी धीमी भनभनाहट के साथ खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। मुझे बताओ, सुनीता जी ने आरती के हाथ पर अपनी गर्म हथेली रखते हुए कहा। सब कुछ, शुरू से। आरती ने हकलाते हुए, आंसू निगलते हुए बताया कि कैसे अनन्या का वजन कम होने लगा, उन डॉक्टरों के बारे में जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन लैब रिपोर्टों के बारे में जो सब नॉर्मल थीं, आईसीयू और डॉक्टर के शब्दों के बारे में शायद सुबह तक न बचे, रोहन को किए गए फोन के बारे में जो नहीं आया। सुनीता जी खामोशी से सुनती रहीं, बस कभी कभी सिर हिलाती रहीं। जब आरती चुप हो गई, अपनी आस्तीन से आंखें पोंछते हुए, तो बड़ी उम्र की महिला खड़ी हुई, खिड़की के पास गई, एक पल के लिए अंधेरे को देखती रही। तुम्हें पता है, उसने धीरे से मुड़ते हुए कहा, एक औरत है, शकुंतला माता, पास के गांव में रहती है, यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर। जिन लोगों को डॉक्टर मना कर देते हैं वे उनके पास जाते हैं। वैद्य, आरती ने सिर उठाया, जो चाहे कह लो। सुनीता जी ने कंधे उचकाए। मैंने उन्हें ऐसे लोगों को ठीक करते देखा है जिनसे अस्पताल ने उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी एक दोस्त अपने बेटे को वहां ले गई थी। बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ थी, बहुत गंभीर अस्थमा था। शकुंतला माता ने इलाज किया, अब वह एक स्वस्थ आदमी है, 2 बच्चों का पिता। आरती ने अनन्या को देखा, बच्ची नहीं हिली, बस सांस ले रही थी। 3 सांसें, एक ठहराव, 3 सांसें। शायद यह आखिरी मौका था। सुनीता जी उसके पास बैठी, उसकी आंखों में देखा। इससे बुरा तो अब हो नहीं सकता, क्या पता काम कर जाए। आरती ने सिर हिलाया, कोई और चारा नहीं था। सुनीता जी बेडरूम में गईं। फुसफुसाने की आवाज आई, फिर बिस्तर के चरमराने की। 1 मिनट बाद उनके पति बाहर आए। राजेश जी, एक सामान्य कद के, लगभग 50 साल के आदमी, सफेद बालों वाले और दयालु आंखों वाले। वह चलते चलते अपनी शर्ट का बटन बंद कर रहे थे, जम्हाई ले रहे थे। जरा देखें, उन्होंने संक्षिप्त रूप से आरती के पास आते हुए कहा। उसने दिखाया। राजेश जी ने बच्ची को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। हम अभी चलते हैं, उन्होंने अपनी जैकेट उठाते हुए कहा। हर मिनट कीमती है, धन्यवाद। आरती फुसफुसाई और उसकी आवाज टूट गई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाद में कहना। राजेश जी ने हाथ हिलाया। तैयार हो जाओ, कुछ गर्म ले लो, रात ठंडी है। सुनीता जी ने आरती के हाथ में एक कंबल पकड़ाया जिसमें से चमेली और घर की गर्माहट की गंध आ रही थी। उसे अनन्या को लपेटने में मदद की ताकि उसे ठंड न लगे। उन्होंने खुद अपने कंधे पर एक शॉल डाली। 10 मिनट बाद राजेश जी की पुरानी जीप रात की सड़क पर गरज रही थी। हेडलाइट्स झाड़ियों, पेड़ों, कभी कभार आने वाले सड़क के संकेतों को अंधेरे से उबार रही थीं। इंजन भनभना रहा था, हर गड्ढे पर हिल रहा था। आरती ने अपनी बेटी को छाती से लगाए रखा, हिलने से डर रही थी। सुनीता जी पास में बैठी थीं, आरती का हाथ पकड़े हुए। सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने फुसफुसाया। शकुंतला माता मदद करेंगी, मुझे यकीन है। सड़क अंतहीन लग रही थी। खिड़की के बाहर पहाड़ियों की छायाएं, गहरा आसमान जिसमें तारे बादलों के पीछे से कभी कभार झांकते थे, गुजर रहे थे। पेट्रोल, पुरानी सीट कवर और थोड़ी खुली खिड़की से आती ठंडी रात की हवा की गंध थी। आरती ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। अनन्या ने आंखें नहीं खोलीं, उसके होंठ सूखे, फटे हुए थे। उसकी सांस इतनी कमजोर थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। हिम्मत रखो मेरी जान, आरती ने उसके गीले माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। बस थोड़ी देर और। गांव ने उन्हें एक छोटी सी खामोशी से स्वागत किया। बस 1 दर्जन घर जो एक ही सड़क के किनारे बिखरे हुए थे। राजेश जी ने सबसे आखिरी घर की ओर गाड़ी मोड़ी। एक नीचा लकड़ी का घर, नक्काशीदार खिड़कियों वाला, और इंजन बंद कर दिया। यहां, उन्होंने कार से उतरते हुए कहा। घर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, सामने का दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ी,
छोटी, एक बात ही है। यहां सामने का दरवाजा खुल गया। झुकी हुई नानी खड़ी थीं, एक लंबे गहरे रंग के कुर्ते और एक दुपट्टे में, जिसने उनके सफेद बालों को ढक रखा था। उनका चेहरा एक भुने हुए सेब की तरह झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखें तेज, जीवंत थीं, ऐसे देख रही थीं जैसे वे आर पार देख सकती हों। अंदर आओ, उन्होंने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, बिना यह पूछे कि वे कौन थे और किस लिए आए थे। चलो अंदर आओ। अंदर जड़ी बूटियों, पुदीने, लेमनग्रास, किसी कड़वी और अनजान चीज की गंध थी। मेज पर एक मिट्टी का दीपक जल रहा था, दीवारों पर कांपती हुई परछाइयां फेंक रहा था। कोने में एक लकड़ी का चूल्हा था, जिसमें से अंगारे चटक रहे थे। शकुंतला माता बिना कुछ कहे आरती के पास आईं, अपना हाथ बढ़ाया। आरती ने अपनी बेटी को सौंप दिया और बूढ़ी औरत ने बच्ची को लिया। उसके चेहरे को एक लंबी नजर से देखा। सूखी गांठदार उंगलियों ने अनन्या के माथे को छुआ। गाल, छाती, बहुत बुरा है? शकुंतला माता ने फुसफुसाया। बहुत बुरा। माता जी, आप मदद कर सकती हैं? आरती की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और उस नजर में कुछ प्राचीन बुद्धिमानी थी, जैसे उन्होंने इस तरह के हजारों मामले देखे हों। शायद, उन्होंने संक्षिप्त रूप से कहा, लेकिन तुम लोगों को बाहर इंतजार करना होगा। मुझे परेशान मत करना, लेकिन मैं बाहर। शकुंतला माता ने दृढ़ता से दोहराया, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सुनीता जी ने आरती के कंधे पर हाथ रखा, उसे बाहर के दरवाजे की ओर खींचा। चलो, उन्होंने फुसफुसाया, बहस मत करो, वह जानती हैं कि वह क्या कर रही हैं। दरवाजा उनके पीछे एक धीमी चरमरा के साथ बंद हो गया और आरती बाहर रह गई। घर के सामने एक लकड़ी के बेंच पर सुनीता जी पास में बैठ गईं। राजेश जी दीवार से टिककर सिगरेट जलाने लगे। धुआं ऊपर उठकर रात की हवा में घुल गया। घर के अंदर से एक धीमी, एकरस आवाज आ रही थी। शकुंतला माता कुछ मंत्र और प्रार्थनाएं पढ़ रही थीं। उनके शब्द अजीब, प्राचीन लग रहे थे, किसी अलग भाषा में। आरती सुनती रही, खुद को समेटे हुए। रात ठंडी थी, ओस और सड़ी हुई पत्तियों की गंध। 1 घंटा बीता, 2, 3, वह आवाज नहीं रुकी। एक समान, लगातार, एक नदी की धारा की तरह। आरती बैठी रही, अंधेरे को देखती रही। सुनीता जी सो गईं, अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर। राजेश जी ने एक के बाद एक सिगरेट पी। चौथे घंटे में आरती को अपनी पलकें भारी महसूस हुईं। थकान एक साथ टूट पड़ी। वह 1 दिन से ज्यादा सोई नहीं थी। उसका शरीर आराम मांग रहा था। उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वह बेंच पर बैठी बैठी सो गई, खुद को समेटे हुए। एक तीखी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। आरती इतनी तेजी से उछली कि लगभग गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कानों में भनभनाहट हो रही थी। चीख फिर से आई, जोरदार, एक बच्चे के रोने की मांग भरी आवाज। यह वह है। आरती ने सुनीता जी को देखा, जो भी जाग गई थीं। भागो, सुनीता जी ने उसे धक्का देते हुए चिल्लाया। आरती दरवाजे की ओर लपकी, उसे चौड़ा खोलकर घर में घुस गई। शकुंतला माता मेज के पास खड़ी थीं, मोमबत्तियां बुझा रही थीं। बहुत सारी थीं, लगभग 20 लंबी बत्तियों के साथ पिघली हुई। अगरबत्ती और धूप का धुआं कमरे में भर गया था, जिसमें जड़ी बूटियों और पत्तियों की गंध थी। और मेज पर एक कंबल में लिपटी अनन्या पड़ी थी। एक असली जोरदार चीख के साथ रो रही थी, अपने नन्हे हाथों को हिला रही थी। उसका चेहरा कोशिश से लाल हो गया था। मेरी बेटी। आरती उसकी ओर लपकी, उसे अपनी गोद में भर लिया। अनन्या रो रही थी, लेकिन यह एक स्वस्थ, मजबूत, मांग भरा रोना था। बच्ची ने अपना सिर घुमाया, अपनी नाक आरती की छाती से सटाई, अपना छोटा सा मुंह खोला। वह भूखी है। शकुंतला माता ने आखिरी मोमबत्ती बुझाते हुए कहा, उसे दूध पिलाओ। आरती ने कांपते हाथों से अपनी कमीज के बटन खोले, स्तन आगे बढ़ाया। अनन्या ने अपने होठों से चिपका लिया और लालच से चूसने की आवाज के साथ दूध पीने लगी, जैसा उसने 2 महीने से नहीं किया था। दूध बहने लगा। बच्ची बिना रुके निगल रही थी। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे, गर्म, राहत भरे। उसने अपनी बेटी के सिर को सहलाया, उसके सिर के ऊपरी हिस्से को चूमा। जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कैसे? माताजी, आरती ने पूछना शुरू किया, लेकिन शकुंतला माता ने हाथ उठाया। अभी नहीं। बूढ़ी औरत ने थके हुए स्वर में कहा, घर जाओ, उसे दूध पिलाओ,
उसे आराम करने दो। 2 हफ्ते बाद जब बच्ची थोड़ी मजबूत हो जाए तब फिर आना, तब बात करेंगे। धन्यवाद। आरती खड़ी हुई, अपनी पेट भरी नींद में डूबी अनन्या को छाती से लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला माता ने सिर हिलाया, उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वापसी की यात्रा छोटी लगी। आरती पीछे की सीट पर बैठी थी, अपनी बेटी को गोद में लिए। अनन्या सो गई थी, गहरी, शांत, अपनी छोटी नाक से धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके गालों पर गुलाबी रंगत थी, सांसें एक समान और गहरी थीं। खिड़की के बाहर सुबह होने लगी थी। पूरब में आसमान गुलाबी हो गया, पक्षी गा रहे थे। हवा में सुबह की ताजगी और उम्मीद की गंध थी। पहले दिन अनन्या हर 2 घंटे में जागती, अपनी आंखें खोलती, चेहरा सिकोड़ती और जोर जोर से रोने लगती, मांग करती। आरती उछलकर उठती, उसे गोद में लेती, स्तन आगे बढ़ाती। बच्ची लालच से खाती, चूसती और अपनी मां की कमीज को अपने नन्हे हाथों से पकड़ लेती, जैसे उसे डर हो कि दूध खत्म हो जाएगा। खाओ खाओ मेरी जान। आरती अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए फुसफुसाती, जी भर के खाओ। हर बार दूध पीने के बाद अनन्या सो जाती। उसकी नींद गहरी थी, बिना उन सिसकियों और कराहों के जो पिछले महीनों में साथ थीं। आरती उसके पास लेटी रहती, लेकिन वह खुद सो नहीं पाती। बस अपनी बेटी की सांस सुनती रहती, डरती कि वह खामोशी वापस न आ जाए। दूसरे दिन आरती ने अलमारी से बच्चों का वजन तौलने की मशीन निकाली, उसे मेज पर रखा। मशीन हिली, चरमराई। अनन्या को उस पर रखा, हाथ से सहारा दिया। सुई 3 किलो 200 ग्राम पर रुकी। आरती ने पलक झपकाई, फिर से देखा। 1 हफ्ते पहले 2 किलो 800 था। ऐसा होना असंभव था, लेकिन मशीन झूठ नहीं बोल रही थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया, उसे गले लगाया, महसूस किया कि कैसे वह छोटा सा शरीर थोड़ा भारी, थोड़ा ठोस हो गया था। उसकी बाहों पर त्वचा अब ढीली नहीं लटक रही थी, उसके गाल भर गए थे। तुम बढ़ रही हो, आरती ने उसके गीले माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। तुम फिर से बढ़ रही हो। रोहन तीसरे दिन शाम को लौटा, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब चुका था। आंगन में लंबी परछाइयां फेंक रहा था। सामने का दरवाजा धड़ाम से खुला, कदमों की आहट हुई। मैं आ गया, उसने दरवाजे से चिल्लाया, जूते उतारते हुए। आरती सोफे पर बैठी थी, अनन्या को गोद में लिए। बच्ची सो नहीं रही थी, अपनी मां को अपनी बड़ी काली आंखों से देख रही थी और लार से भरी बिना दांतों वाली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। रोहन कमरे में आया, दरवाजे पर रुक गया, जम गया। यह वो है? उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को देखा। यह सच में वो है? हाँ, आरती ने सिर हिलाया। वह पास आया, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपना हाथ बढ़ाया, अनन्या के गोल मटोल गाल को छुआ। बच्ची ने अपना सिर घुमाया, उसे देखा, मुस्कुराई। लेकिन कैसे? रोहन की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने तो कहा था। मैं उसे एक वैद्य के पास ले गई थी। आरती ने अपनी बेटी की पीठ सहलाई। शकुंतला माता, उन्होंने मदद की। रोहन ने उसे देखा। एक वैद्य के पास? उसने खड़े होते हुए दोहराया। तुम सच में कह रही हो? यह सब अंधविश्वास है। इसे देखो। आरती ने अनन्या को थोड़ा ऊपर उठाया। 3 दिन पहले यह मर रही थी, अब यह स्वस्थ है। यह हकीकत है। वह चुप रहा, अपनी बेटी को देखता रहा, फिर हाथ से अपना चेहरा मला, आंखें रगड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ, उसने बुदबुदाया। लेकिन अगर यह काम कर गया तो अच्छी बात है कि वह बेहतर है। वह सोफे पर पास में बैठ गया, आरती के कंधे पर हाथ रखा। वह उस पर टिक गई, उसके शरीर की गर्माहट, इत्र और सिगरेट की गंध महसूस की। वह आईसीयू नहीं आया, इस बात की निराशा अभी भी कहीं अंदर थी, लेकिन इस पल वह सब महत्वहीन लग रहा था। उसकी बेटी जिंदा थी, यही सबसे जरूरी था। दिन एक के बाद एक बीतते गए, शांत और धीमे, जैसे तूफान के बाद नदी। अनन्या खाती, सोती, जागती। पहले हफ्ते के अंत तक वह बड़बड़ाने लगी, धीरे धीरे, नरमी से, स्वरों को लंबा खींचते हुए। आरती उससे बात करती, उसे झुनझुना दिखाती जो बचता था, और बच्ची अपनी नजरों से उसका पीछा करती, अपने नन्हे हाथ बढ़ाती। देखो, यह कितनी बड़ी हो गई है, रोहन ने एक रात पालने पर झुकते हुए कहा। हाँ, आरती पास आई, उसके बगल में खड़ी हो गई। अनन्या पीठ के बल लेटी थी, अपने नन्हे हाथ पैर हिला रही थी, मुस्कुरा रही थी। जो कपड़े 1 महीने पहले बड़े थे, अब ठीक आ रहे थे। उसका वजन फिर बढ़ गया है।
आरती मुस्कुराई। 3 किलो 800, जैसे जन्म के समय था। रोहन ने सिर हिलाया, जैसे सब कुछ फिर से शुरू हो रहा हो। और यह सच था। अनन्या जीवन में वापस आ गई थी, समय को पीछे घुमा रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए, आंखें चमक उठीं, त्वचा कोमल और मुलायम हो गई। वह पेट के बल लेटने लगी, अपने नन्हे हाथों पर सहारा लेकर सिर उठाती। आरती गंदे डायपर एक टोकरी में इकट्ठा करती, उन्हें हाथ से धोती। कपड़ों से बेबी सोप और ताजगी की महक आती, फिर उन्हें रस्सी पर सुखाती। वह दलिया बनाती, रोहन को खाना खिलाती, घर साफ करती। सब कुछ पहले जैसा था, जैसा एक स्वस्थ बच्चे वाले परिवार में होना चाहिए। एक दिन अलमारी में सामान छांटते समय आरती को वह बैग मिला जो वह अस्पताल ले गई थी। उसे खोला। अंदर दस्तावेज, रूमाल, फोन और एक पतली चेन पर चांदी का लॉकेट था। उसने उसे निकाला, हाथ में पकड़ा। धातु ठंडी, भारी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अस्पताल में अपनी बेटी को घर लाते समय वह लॉकेट उतारा था। बस गर्दन से खींचा और बिना सोचे बैग में ठूंस दिया था और फिर कभी नहीं पहनाया। अजीब। सास ने कहा था कि यह एक तावीज है, बीमारियों से बचाने वाला। लेकिन अनन्या इसे पहनने के बाद बीमार होने लगी थी और लॉकेट उतारने के बाद ठीक हो गई। एक संयोग। आरती ने लॉकेट वापस बैग में रखा, उसे बंद कर दिया। वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। जरूरी यह था कि उसकी बेटी स्वस्थ थी। दूसरे हफ्ते के अंत तक अनन्या एक सामान्य 3 महीने की बच्ची की तरह दिख रही थी। गुलाबी, गोल मटोल, सक्रिय। वह मुस्कुराती, बड़बड़ाती, खिलौनों को पकड़ती, उन्हें मुंह में डालती। उसका वजन 4 किलो हो गया था, जन्म के समय से भी ज्यादा। रोहन काम से घर आता, अपनी बेटी को उठाता, उसे हवा में धीरे धीरे उछालता और बच्ची खिलखिलाकर हंसती। मेरी बेटी, वह उसके गाल को चूमते हुए कहता। मेरी गुड़िया। आरती उन्हें देखती और महसूस करती कि कैसे उसके अंदर सब कुछ खुशी से गर्म हो गया है। यह एक ऐसे सपने जैसा था जिससे वह जागना नहीं चाहती थी। लेकिन एक सुबह अनन्या को दूध पिलाते समय उसे शकुंतला माता के शब्द याद आए। 2 हफ्ते बाद, जब बच्ची थोड़ी मजबूत हो जाए, तब फिर आना, तब बात करेंगे। 2 हफ्ते बीत चुके थे। आरती ने अपनी बेटी को पालने में लिटाया, अलमारी के पास गई। वह बैग निकाला, उसे खोला। लॉकेट नीचे पड़ा था, चमक रहा था। उसने उसे उठाया, मुट्ठी में भींच लिया। ठंडी धातु हथेली में चुभ रही थी। जाना होगा, उसे सच्चाई जाननी थी। अनन्या को क्या हुआ था? वो क्यों मरने लगी थी और क्यों ठीक हो गई? आरती ने सुनीता जी को फोन किया। क्या आप हमें फिर से शकुंतला माता के पास ले जा सकती हैं? उसने फोन कान से लगाकर पूछा। उन्होंने 2 हफ्ते बाद फिर आने को कहा था। बिल्कुल, सुनीता जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कल सुबह हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। राजेश जी खाली हैं। धन्यवाद। आरती ने एक घूंट निगला। शकुंतला माता के घर ने उन्हें खामोशी और सूखी जड़ी बूटियों की सुगंध से स्वागत किया। आरती कार से उतरी, अनन्या को गोद में लिए। बच्ची जागी हुई थी, अपना सिर इधर उधर घुमा रही थी, उस अनजान जगह को देख रही थी। सुनीता जी साथ में चल रही थीं। राजेश जी गेट के पास ही रुक गए, सिगरेट जलाने लगे। आरती के खटखटाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। शकुंतला माता दरवाजे पर खड़ी थीं, छोटी, झुकी हुई, उसी गहरे रंग के कुर्ते और दुपट्टे में। उनकी तेज आंखों ने ध्यान से देखा। अंदर आओ, उन्होंने अपनी खुरदरी आवाज में कहा। एक तरफ हट गईं। अंदर गर्म था, चूल्हा जल रहा था। मेज पर भाप निकलती चाय के 2 कप रखे थे। जैसे बूढ़ी औरत को पता था कि वे ठीक इसी समय आएंगे। पुदीने, लेमन ग्रास और किसी और चीज, थोड़ी मीठी और अनजान की गंध थी। शकुंतला माता आरती के पास आई, अपना हाथ बढ़ाया। जरा देखूं, उन्होंने नरमी से कहा। आरती ने अपनी बेटी को सौंप दिया। बूढ़ी औरत ने अनन्या को सावधानी से लिया, उसके चेहरे को देखा, अपनी उंगलियों को उसके गालों पर, माथे पर फेरा, अपनी हथेली को उसकी नन्ही छाती पर रखा। बच्ची डरी नहीं, उस अनजान औरत को जिज्ञासा से देख रही थी। बहुत अच्छा। शकुंतला माता ने सिर हिलाया, बच्ची को उसकी मां को वापस किया। बहुत अच्छा, एक स्वस्थ मजबूत बच्ची। आरती ने अपनी बेटी को छाती से लगाया, राहत महसूस की। बैठो। शकुंतला माता ने मेज के पास एक कुर्सी की ओर इशारा किया। बात करते हैं। सुनीता जी दरवाजे के पास ही खड़ी रहीं, हाथ पेट के सामने बांधे। आरती बैठ गई, अनन्या को गोद में लिए।
बच्ची ने चाय के कप की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। शकुंतला माता सामने बैठी, एक पुरानी केतली से चाय डाली जिसमें से भाप निकल रही थी। एक घूंट लिया, कप को तश्तरी पर रखा। तश्तरी ने धीमी खनक की। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने कहा। पूछ नहीं रही थी, बल्कि बता रही थी। हाँ, आरती ने सिर हिलाया। एक घूंट निकला। डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला। सारी लैब रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन वह मर रही थी। मुझे पता है, शकुंतला माता ने वाक्य पूरा किया। एक बाती को मथाई की बरकरता है। एक बात। उन्होंने फिर से अपनी चाय पी। खिड़की के बाहर देखा, जहां शीशे के पीछे एक पुराने आम के पेड़ की डालियां हिल रही थीं। तुम्हारी बेटी पर जादू टोना किया गया था, उन्होंने कहा, धीरे धीरे, हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलते हुए। एक मजबूत, जानलेवा टोना। आरती जम गई। वे शब्द हवा में लटके रहे, पत्थर की तरह भारी। जादू टोना, उसने अविश्वास से दोहराया। लेकिन कैसे? एक बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है? शकुंतला माता ने उसे एक लंबी नजर से देखा, जिसमें प्राचीन बुद्धिमत्ता थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ बहुत शिद्दत से चाहता है, उन्होंने जवाब दिया, और जो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहां तक कि एक मासूम बच्चे को मारना भी। आरती ने अनन्या को और कसकर पकड़ लिया। महसूस किया कि कैसे उसका पूरा शरीर डर से जम गया है। लेकिन कौन? मेरी बेटी का बुरा कौन चाह सकता है? यह तुम्हें खुद पता लगाना होगा। शकुंतला माता ने सिर हिलाया। मैं टोना हटाती हूं, लेकिन मैं यह नहीं देख सकती कि इसे किसने किया है। मैं बस एक बात जानती हूं, यह कोई करीबी है, कोई जो तुम्हारे घर अक्सर आता है, जिसने बच्ची को देखा है, शायद उसे गोद में भी लिया है, जो यह रस्म कर सकता है। आरती ने उन सभी लोगों को याद किया जो मिलने आए थे। कैफे से दोस्त सुनीता जी और राजेश जी, गांव की दाई, रोहन के माता पिता। क्या किसी चीज पर टोना किया जा सकता है? उसने झिझकते हुए पूछा। किसी चीज के जरिए जादू किया जा सकता है? शकुंतला माता ने सिर टेढ़ा किया, सोचा। अब कोई चीज बुरी ऊर्जा ले जा सकती है, उन्होंने सावधानी से कहा, खासकर अगर वह किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो। लेकिन वह चीज अपने आप में सिर्फ एक चीज है। वह टोने को मजबूत कर सकती है, एक माध्यम बन सकती है, लेकिन उसका स्रोत नहीं। आरती ने अपने बैग में हाथ डाला, चांदी का लॉकेट चेन पर निकाला, उसे मेज पर रख दिया। धातु ने लकड़ी से टकराकर खनक की। यह मेरी सांस का तोहफा है, उसने धीरे से कहा। जब मेरी बेटी 1 महीने की थी, उन्होंने कहा कि यह एक तावीज है, बुरी नजर और बीमारियों से बचाएगा। मेरी बेटी इसे पहनने के बाद बीमार होने लगी। शकुंतला माता ने लॉकेट उठाया, उसे अपनी आंखों के पास ले गईं, उसकी नक्काशी को देखा, उसे पलटा, अपनी उंगली को धातु पर फेरा, उसे सूंघा, आंखें बंद कर लीं, उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहीं। बुरी चीज है, उन्होंने आखिरकार आंखें खोलते हुए कहा, और लॉकेट वापस मेज पर रख दिया। इसकी ऊर्जा बहुत खराब है, बुरी, लेकिन यह तुम्हारी बेटी को नहीं मार रहा था। यह नहीं। आरती ने बूढ़ी औरत को भ्रमित होकर देखा। नहीं, शकुंतला माता ने सिर हिलाया। यह लॉकेट तुम्हारी बेटी को कमजोर कर सकता था, उसकी ऊर्जा चूस सकता था, उसे कमजोर बना सकता था। लेकिन मुख्य चीज टोना था, शब्दों, रस्मों, खून से किया गया एक श्राप। शायद यह लॉकेट सिर्फ एक सहायक था, एक मजबूत करने वाला, लेकिन कारण नहीं। वह खड़ी हुई, चूल्हे के पास गईं और लकड़ी डाली। लकड़ी चटक उठी, चिंगारियां उगलती हुई। जिसने यह किया है वह काला जादू जानता है, शकुंतला माता ने बिना मुड़े जारी रखा, और अच्छी तरह से जानता है। एक बच्ची पर जानलेवा टोना करने के लिए बहुत बड़ी नफरत, ताकत और सब कुछ तोड़ने की तैयारी चाहिए। आरती ने मेज पर पड़े लॉकेट को देखा। अब वह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा लग रहा था, ठंडा, बेजान, लेकिन मुख्य अपराधी नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं कि यह किसने किया है? उसने पूछा, और उसकी आवाज दृढ़ लग रही थी। निश्चित रूप से। शकुंतला माता मेज पर वापस आईं, अपनी एप्रन की जेब से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली जो एक डोरी से बंधी थी, उसे आरती के सामने रख दिया। यह लो, उन्होंने कहा। यह एक विशेष जड़ी बूटी है जिस पर रक्षा मंत्रों से प्रार्थना की गई है। आरती ने पोटली ली। कपड़ा खुरदरा था, मिट्टी और किसी कड़वी चीज की गंध। मुझे इसका क्या करना है? उसने पूछा। जब तुम्हारे घर कोई मेहमान आए तो चाय बनाओ और उसमें से एक चुटकी यह जड़ी बूटी डाल दो, शकुंतला माता ने समझाया। सभी मेहमानों के लिए, बिना किसी अपवाद के। और क्या होगा? अगर वह व्यक्ति साफ है,
अगर उसकी आत्मा बुराई से अछूती है, अगर उसने तुम्हारी बेटी पर टोना नहीं किया है, तो वह शांति से चाय पिएगा, उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। शकुंतला माता ने मेज पर उंगली थपथपाई। लेकिन अगर तुम्हारे सामने वही व्यक्ति है जिसने यह किया है, तो यह जड़ी बूटी सच्चाई दिखा देगी। उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा। वह निगल नहीं पाएगा, थूकेगा, दम घुटने लगेगा। उसका अपना शरीर ही उस पेय को अस्वीकार कर देगा। क्यों? सुनीता जी पास आई, ध्यान से सुन रही थीं, क्योंकि बुराई पवित्र के साथ नहीं रह सकती। शकुंतला माता ने उसे देखा। यह जड़ी बूटी प्राचीन प्रार्थनाओं से धन्य है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक साधारण जड़ी बूटी है, एक बुरे व्यक्ति के लिए यह गले में आग है। आरती ने पोटली को अपने हाथ में पकड़ा, महसूस किया कि कैसे उसके अंदर एक ठंडा दृढ़ संकल्प जाग रहा है। और अगर मुझे पता चल जाए कि वह कौन है, उसने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? शकुंतला माता ने उसे देर तक देखा, फिर आह भरी। यह तुम्हारी पसंद है, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति एक बार मारने की कोशिश कर चुका है, वह दोबारा कोशिश कर सकता है, खासकर अगर उसे पता चल जाए कि वह पकड़ा गया है। आरती ने सिर हिलाया, पोटली को अपने बैग में रखा, मेज से लॉकेट उठाया। धातु ठंडी, पकड़ने में अप्रिय थी, फिर उसे भी वहां ठूंस दिया। धन्यवाद, उसने कहा, सब कुछ के लिए, मेरी बेटी को बचाने के लिए। शकुंतला माता पास आई, आरती के कंधे पर हाथ रखा। उनकी हथेली सूखी, गर्म थी। उसका ध्यान रखना, उन्होंने धीरे से और सावधानी से कहा। बुराई को पसंद नहीं है जब उसे उजागर किया जाता है। लॉकेट रसोई की मेज पर पड़ा था। खिड़की से आती तिरछी दोपहर की रोशनी में चमक रहा था। आरती स्टोव के सामने खड़ी थी, दलिया हिला रही थी और कभी कभी उस पर नजर डालती थी। महीन नक्काशी वाली चांदी हानि रहित लग रही थी, बस एक सुंदर गहना। अनन्या फर्श पर अपने प्लेपेन में बैठी थी, एक रबर के खिलौने को चबा रही थी जो हर बार काटने पर बजता था। बच्ची लगभग 4 महीने की थी, गुलाबी गाल, चमकती आंखें, मोटे हाथ, एक स्वस्थ बच्चा। कोशिश करें? आरती ने धीरे से खुद से पूछा। उसने स्टोव बंद किया, मेज के पास गई, लॉकेट उठाया। धातु ठंडी, भारी थी। प्लेपेन के पास घुटनों के बल बैठ गई। अपनी बेटी को देखा। माफ करना मेरी जान, उसने फुसफुसाया, बस थोड़ी देर के लिए। उसने अनन्या की गर्दन में चेन पहना दी। लॉकेट उसकी नन्ही छाती पर गिरा, चमक रहा था। बच्ची ने ध्यान नहीं दिया, अपने खिलौने को चबाती रही। आरती खड़ी हुई, खिड़की के पास पीछे हटी, छाती पर हाथ बांधे दीवार पर लगी घड़ी को देखती रही। सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं, मिनट गिन रही थीं। 5 मिनट, 7, 10। अनन्या ने अपना खिलौना थूक दिया। अपनी मां को भ्रमित होकर देखा। मां यहीं है। आरती आगे बढ़ी, लेकिन रुक गई। मुट्ठियां भींच लीं। 1 मिनट बाद बच्ची धीरे धीरे दर्दनाक ढंग से रोने लगी, फिर चीखने लगी। आरती ने अपनी बेटी की गर्दन से लॉकेट झटक लिया, उसे मेज पर फेंक दिया। अनन्या को गोद में उठाया, छाती से लगाया। बस बस, कोई बात नहीं, उसने अपनी बच्ची को सहलाते हुए फुसफुसाया। अब और नहीं। अनन्या लगभग 5 मिनट और रोई, फिर शांत हो गई। अपनी नाक अपनी मां की गर्दन से सटाकर एक समान सांस लेने लगी। आधे घंटे बाद वह मुस्कुरा रही थी, खिलौनों को पकड़ रही थी, बड़बड़ा रही थी। आरती समझ गई कि लॉकेट वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं था जितना पहले था। सबसे पहले रीना आई, कैफे से आरती की दोस्त। मोटी, हंसमुख, जोरदार हंसी वाली। वह दालचीनी और वेनिला की महक वाला केक लेकर आई थी। अरे, वह अनन्या को देखकर बोली, यह तो कितनी बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी। आरती ने चाय बनाई, पोटली से एक चुटकी जड़ी बूटी डाली, कपों में डाली, चीनी मिट्टी तश्तरी पर खनकी। रीना पीती रही, ताजा खबरें सुनाती रही, हंसती रही। आखिरी घूंट तक खत्म किया और मांगा। कुछ नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगले दिन सुनीता जी राजेश जी के साथ आईं। एक जार में शहद लेकर आईं, जिसमें से गर्मी और मधुमक्खी के छत्ते की महक आ रही थी। आरती ने फिर से जड़ी बूटी वाली चाय बनाई। सुनीता जी ने छोटे छोटे घूंट लिए। राजेश जी ने एक ही बार में पी लिया, गर्मी से हांफते हुए शांति से खत्म किया। धन्यवाद दिया, बहुत अच्छी चाय है। सुनीता जी ने टिश्यू से होंठ पोंछते हुए कहा। कौन सी चाय पत्ती है? खास है। आरती मुस्कुराई। कहीं और नहीं मिलेगी। हफ्ते भर में कुछ और लोग आए। दाहिनी तरफ के पड़ोसी, गांव की दाई, दुकान से परिचित, सबने चाय पी। सब ठीक थे।
अनन्या मजबूत होती जा रही थी। 5वें महीने के अंत तक वह पीठ के बल से पेट के बल लेटने लगी थी। खिलौनों को पकड़ती थी, गुदगुदी करने पर हंसती थी। लॉकेट अलमारी में रखा था, सबसे पीछे कोने में एक कपड़े में लिपटा हुआ। आरती ने उसे फेंका नहीं था, सबूत के तौर पर रखा था। रोहन रात में सोफे पर बैठता, फोन देखता, लेकिन कभी कभी अपनी बेटी और फिर अपनी पत्नी पर नजरें उठाता। शायद यह सब एक संयोग था। उसने एक बार फोन रखते हुए पूछा, लॉकेट के बारे में, इस सब के बारे में? तो डॉक्टर? आरती मुड़कर उसे देखने लगी। उन्होंने कुछ पाया जो यह बता सके कि हमारी बेटी क्यों मर रही थी जब सारी लैब रिपोर्ट नॉर्मल थी? वह चुप हो गया। हाँ वही। आरती धुले हुए डायपरों की ओर मुड़ गई। तो अब क्या? रोहन ने धीरे से पूछा। तुम मेरे माता पिता को वह जड़ी बूटी पिलाने वाली हो? हाँ, उसने बिना मुड़े जवाब दिया। पिलाऊंगी। और अगर? वह चुप हो गया, फिर जारी रखा, अगर। आरती रुक गई, हाथ में डायपर पकड़े। कपड़ा मुलायम, गर्म था। अगर हां तो मुझे सच्चाई पता चल जाएगी, उसने धीरे से कहा, और मैं फैसला करूंगी कि आगे क्या करना है। रोहन खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया, जेब में हाथ डाले खड़ा रहा, अंधेरे आंगन को देखता रहा जहां हवा गिरे हुए पत्ते उड़ा रही थी। वे मेरे माता पिता हैं, उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज टूट गई। मां, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला, मैं कैसे शक कर सकता हूं कि वह मेरी अपनी बेटी को मारना चाहती है? आरती पास आई, उसके बगल में खड़ी हो गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहती, उसने नरमी से कहा, लेकिन अगर वे नहीं हैं तो जड़ी बूटी दिखा देगी। वे चाय पिएंगे और कुछ नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। और अगर वे हैं? उसने उसे देखा। आरती ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर अंधेरे को देखती रही जहां चांद बादलों के पीछे छिपा था। फोन शनिवार सुबह बजा। आरती बर्तन धो रही थी जब मेज पर फोन वाइब्रेट हुआ। उसने तौलिए से हाथ पोंछे, फोन उठाया। हेलो, उसने जवाब दिया। मैं श्रीमती सावित्री बोल रही हूं। उसकी सांस की आवाज ठंडी, औपचारिक थी। हम और श्री हरीश अपनी पोती से मिलने आना चाहते हैं, कल दोपहर के बाद। तुम लोग घर पर हो? आरती ने फोन को और कसकर पकड़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, उसने सपाट स्वर में कहा, हम घर पर हैं, आ जाइए। ठीक है। श्रीमती सावित्री एक पल के लिए रुकी, कल मिलते हैं। कट कट कट। आरती ने फोन मेज पर रखा, उस अलमारी को देखा जहां जड़ी बूटी की पोटली रखी थी, फिर प्लेपेन को जहां अनन्या एक झुनझुने से खेल रही थी, हंस रही थी। कल उसे सच्चाई पता चल जाएगी। रोहन बेडरूम से बाहर आया, जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। किसका फोन था? उसने पूछा। तुम्हारे माता पिता का। आरती मुड़कर उसे देखने लगी। कल वे आ रहे हैं। काली कार ठीक दोपहर 1 बजे पहुंची, जब सूरज सिर पर था और आंगन में छोटी परछाइयां फेंक रहा था। आरती खिड़की पर खड़ी थी, अनन्या को गोद में लिए, और देख रही थी कि कैसे श्रीमती सावित्री और श्री हरीश कार से बाहर निकले। उसकी सास ने एक गहरा सूट और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। उसके ससुर हमेशा की तरह एक औपचारिक सूट में थे। आरती का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पूरे कमरे में सुनाई दे रहा हो। उसने अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया, बेबी पाउडर और दूध की गंध को सांसों में भरा। वे आ गए, उसने बिना मुड़े कहा। रोहन दरवाजे के पास खड़ा था, अपनी कमीज का बटन बंद कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, बटन मान नहीं रहे थे। शायद रहने दें, उसने धीरे से पूछा। शायद हम उनसे बस शांति से बात करें। आरती मुड़कर उसे देखने लगी। अगर वे निर्दोष हैं, उसने सपाट स्वर में कहा, तो कुछ नहीं होगा। वे चाय पिएंगे और चले जाएंगे। सामने का दरवाजा चरमराया। श्रीमती सावित्री की ऊंची एड़ी की चप्पलें लकड़ी के फर्श पर खटखट कर रही थीं, दृढ़, लयबद्ध, जैसे उलटी गिनती। हम आ गए, उसकी सास ने घोषणा की, कमरे में प्रवेश करते हुए। श्री हरीश पीछे चल रहे थे, तोहफों का एक बैग पकड़े हुए। उन्होंने रोहन को सिर हिलाया, आरती पर एक सरसरी नजर डाली और सोफे पर बैठ गए, जो उनके वजह से धीरे धीरे चरमरा गया। श्रीमती सावित्री आरती के पास आईं, अपनी पोती को देखा। उनका चेहरा ठंडा रहा, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान जैसी कोई चीज आई। यह तो बहुत बड़ी हो गई है। सास ने अनन्या के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। आरती एक कदम पीछे हट गई। वह स्वस्थ है, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। पूरी तरह से ठीक हो गई है, भगवान का शुक्र है। श्रीमती सावित्री ने अपना हाथ नीचे किया, मेज की ओर मुड़ी।
पीने के लिए कुछ है? अभी चाय बनाती हूं। आरती ने अनन्या को प्लेपेन में रखा, जहां बच्ची ने तुरंत एक झुनझुना पकड़ लिया जो जोर से बज रहा था। रसोई में आरती ने कांपते हाथों से केतली निकाली, काली चाय पत्ती डाली, कपड़े की पोटली से एक चुटकी जड़ी बूटी मिलाई। जड़ी बूटी से कड़वी मिट्टी और किसी प्राचीन चीज की गंध आ रही थी। उस पर उबलता पानी डाला। भाप ऊपर उठी, छत के नीचे घुल गई। एक ट्रे के साथ कमरे में वापस आई। केतली, कप, दालचीनी की महक वाला केक मेज पर रखा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कप तश्तरी पर खनक रहे थे। ये हम तोहफे लाए हैं। श्री हरीश ने बैग से बच्चों के कपड़े निकाले, सूट, टोपी, मोजे, सब कुछ महंगा, नया, अभी भी टैग लगे हुए थे। धन्यवाद। आरती ने सिर हिलाया, सामने बैठ गई। श्रीमती सावित्री ने कमरे को देखा, अपनी नजर अनन्या पर रोकी, फिर अपनी बहू को देखने लगी। लॉकेट कहां है? उन्होंने सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। जो हमने दिया था। पोती ने क्यों नहीं पहना है? आरती ने बिना नजरें हटाए उनकी नजर का जवाब दिया। खो गया, उसने ठंडे स्वर में कहा, कपों में चाय डालते हुए। खो गया? श्रीमती सावित्री ने भौहें उठाई। वैसी चीज कैसे खो सकती है? वह तो एक तावीज था। हो जाती हैं ऐसी बातें। आरती ने अपनी सांस के सामने कप रखा। पीजिए, जब तक गर्म है। रोहन पास में बैठा था, हाथ घुटनों पर मुट्ठी बनाए, बारी बारी से अपनी मां और पत्नी को देख रहा था। चुप। श्री हरीश ने अपना कप उठाया, एक घूंट लिया, उसे वापस रखा, केक का एक टुकड़ा उठाया। स्वादिष्ट है, उन्होंने चबाते हुए कहा। श्रीमती सावित्री ने अपना कप उठाया, होंठों के पास ले गईं, एक घूंट लिया और जम गईं। उनका चेहरा बदल गया, आंखें फैल गईं। वह अचानक आगे की ओर झुकीं और चाय मेज पर थूक दी। तरल मेजपोश पर फैल गया, फर्श पर टपकने लगा। सास ने अपना गला पकड़ा, दम घुटने लगा। इतनी तेजी से खड़ी हुई कि कुर्सी जोरदार आवाज के साथ गिर गई। क्या? तुमने इसमें क्या मिलाया? वह हांफते हुए डर से आरती को देखने लगीं। बाथरूम की ओर भागीं। पानी चलने, खांसने, उल्टी करने की आवाज आई। श्री हरीश ने अपनी पत्नी को देखा, फिर अपने कप को उसे उठाया, सूंघा, फिर से एक घूंट लिया। मुझे तो ठीक लग रहा है, उन्होंने कहा। भौहें, सिकोड़ी, साधारण चाय। उन्होंने अपनी पत्नी का कप उठाया जो अभी भी मेज पर था, उससे एक घूंट लिया। नॉर्मल, कोई प्रतिक्रिया नहीं। रोहन यह सब देख रहा था, पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे। क्या हो रहा है? उसने खुरदरी आवाज में पूछा। आरती खड़ी हुई, अलमारी के पास गई, वहां से एक बंडल निकाला, कपड़ा खोला, चांदी का लॉकेट निकाला, उसे मेज पर रख दिया। धातु ने भारी, आरोप लगाने वाली खनक की। यह, उसने श्री हरीश को देखते हुए कहा, खोया नहीं था, यह मां जी का तावीज है। श्रीमती सावित्री बाथरूम से वापस आई, चेहरा गीला, लिपस्टिक फैली हुई, आंखें लाल। वह दीवार के सहारे खड़ी थीं, सांसें भारी थीं। तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रही थी? वह हांफते हुए अपनी उंगली आरती की ओर करते हुए बोली। आरती ने सिर हिलाया, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने आपको सिर्फ जड़ी बूटी वाली चाय दी थी, एक विशेष जड़ी बूटी जो एक वैद्य ने दी थी। शकुंतला माता, श्रीमती सावित्री जम गईं। यह जड़ी बूटी सच्चाई दिखाती है। आरती ने लॉकेट हाथ में लेते हुए जारी रखा। अगर कोई व्यक्ति साफ है, अगर उसने मेरी बेटी का कभी बुरा नहीं चाहा, तो वह शांति से चाय पिएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति है जिसने टोना किया है, अगर वह इस बच्ची की मौत चाहता है, तो जड़ी बूटी दिखा देगी। उसका अपना शरीर ही उस पेय को अस्वीकार कर देगा। उसने लॉकेट को ऊंचा उठाया। इस लॉकेट ने मेरी बेटी को मारा। आरती की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोलती रही। जब तक वह इसे पहने रही, वह कमजोर होती गई, मर रही थी। डॉक्टर कुछ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उतारा, वह ठीक होने लगी। मैंने इसे 2 बार परखा है। रोहन ने देखा। रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया, नजरें झुका लीं। वैद्य ने कहा कि मेरी बेटी पर एक जानलेवा टोना किया गया था। आरती श्रीमती सावित्री के पास गई। और यह केवल कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो हमारे घर अक्सर आता है, जिसने बच्ची को देखा है, जो कुछ बहुत शिद्दत से चाहता है। यह बकवास है। श्रीमती सावित्री ने अपने मुंह को हाथ से पोंछा, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। अंधविश्वास। मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती। तो फिर आप चाय क्यों नहीं पी सकी? आरती ने धीरे से पूछा। आपके पति ने शांति से पी ली, लेकिन आपको एक घूंट से ही उल्टी हो गई। श्री हरीश ने अपनी पत्नी को देखा, धीरे धीरे सोफे से उठे। सावित्री, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में कुछ नया था। यह क्या कह रही है? कुछ नहीं।
श्रीमती सावित्री दीवार की ओर पीछे हटी। यह सब झूठ है, यह हमें फंसाना चाहती है। क्यों? आरती और पास गई। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? किस लिए? मेरी बेटी लगभग मर गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह सुबह तक नहीं बचेगी। फिर वैद्य ने उसका टोना उतारा और वह ठीक हो गई। रोहन खड़ा हुआ, अपनी मां के पास गया। मां, उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज टूट गई। सच बताओ, क्या यह सच है? मां, क्या तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थीं? श्रीमती सावित्री ने अपने बेटे को देखा। उनके होंठ कांपे, फिर उनका चेहरा बदल गया। उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। नहीं, वह चिल्लाएं और उनकी आवाज टूट गई। मैं चाहती थी, लेकिन उस बच्ची को नहीं। सन्नाटा, सिर्फ दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी, एक दिल की धड़कन की तरह नियमित। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी। श्रीमती सावित्री ने अपनी उंगली आरती की ओर की। इस अनाथ से, गंदे खून से, जिसने हमारे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। मां, आप क्या कह रही हैं? रोहन पीला पड़ गया। तुम्हारी सगाई तय हो गई थी। श्रीमती सावित्री अपने बेटे की ओर मुड़ी। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे, मेकअप को धो रहे थे। श्री सुधीर की बेटी के साथ वह शादी हमें दिवालिया होने से बचा लेती। तुम्हारे पिता पर लाखों का कर्ज है। हम सब कुछ खो रहे हैं, घर, कारोबार, सब कुछ। हम हर दिन और गरीब हो रहे हैं। श्री हरीश ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लेकिन तुमने इस लड़की को चुना, एक मामूली लड़की। श्रीमती सावित्री गुस्से से हाँफ रही थीं। एक कैफे की वेट्रेस, एक अनाथ आश्रम की अनाथ। और वह गर्भवती हो गई और बच्चा पैदा हो गया। उन्होंने मेज को पकड़ा, उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। जब तक बच्चा नहीं था, तब भी तलाक हो सकता था। तुम्हारे लिए एक लायक पत्नी ढूंढ सकते थे, लेकिन बच्चे ने सब कुछ बांध दिया। श्रीमती सावित्री ने आरती को नफरत से देखा। मैं एक तांत्रिक के पास गई थी। उसने कहा, बच्ची को लॉकेट पहनाओ और यह उसकी मां को खा जाएगा, धीरे धीरे, बिना पता चले। बच्ची बीमार होगी और तुम कमजोर हो जाओगी, होश खो दोगी और आखिर में मर जाओगी या चली जाओगी और बच्चा हम ले लेंगे। आरती हिल नहीं पा रही थी। उसकी सांस के शब्द पत्थर की तरह गिर रहे थे, भारी, जानलेवा। लेकिन मरने तो बच्ची लगी। श्रीमती सावित्री हिस्टीरिक रूप से हंस पड़ी। उस बेवकूफ ने सब कुछ गलत कर दिया या झूठ बोला? पता नहीं, लेकिन मैं बच्ची को नहीं मारना चाहती थी। मैं तुम्हें मारना चाहती थी। रोहन खड़ा था, अपनी मां को देख रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। श्री हरीश ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए। हे भगवान! सावित्री, उन्होंने फुसफुसाया, तुमने यह क्या कर दिया? उसकी सांस कुर्सी पर ढह गई। अपनी हथेलियों में मुंह छिपाकर सिसक कर रोने लगी। उनके कंधे हिल रहे थे। आरती ने उन्हें देखा और महसूस किया कि कैसे अंदर से कुछ ठंडा और तीखा उठ रहा है। यह सच्चाई थी, पूरी सच्चाई। रोहन अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। आरती, मुझे नहीं पता था। वह पीछे हटी, अनन्या को छाती से लगाए। बच्ची रो रही थी, तनाव महसूस कर रही थी। पास मत आना, आरती फुसफुसाई। रोहन कमरे के बीच में खड़ा था, हाथ बगल में लटके हुए, चेहरा चाक की तरह सफेद। उसने अपनी मां को देखा, फिर अपनी पत्नी को। इतनी देर तक चुप रहा कि खामोशी असहनीय हो गई। सिर्फ दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी, सेकंड गिन रही थी। रोहन, आरती उसकी ओर बढ़ी। तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने एक तांत्रिक को काम पर रखा, हमारी बेटी पर टोना करवाया। उसने धीरे धीरे भारी सांस ली, जैसे हर सांस दर्दनाक हो। अपना चेहरा हाथ से मला, आंखें रगड़ी। मां बीमार है, उसने धीरे से कहा, अपनी पत्नी को देखे बिना। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही हैं। आरती जम गई। क्या? उसने सांस छोड़ी। वह बूढ़ी हो गई हैं। रोहन उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें खाली थीं। मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। वह मेरी मां है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। हवा आरती के फेफड़ों से निकल गई, जैसे किसी ने उसके पेट पर मुक्का मारा हो। तुम मजाक कर रहे हो? उसने सिर हिलाते हुए फुसफुसाया। वह मुझे मारना चाहती थी, फिर लगभग हमारी बेटी को मार डाला। उसका इरादा बच्ची को मारने का नहीं था। रोहन ने हाथ जेब में डाले, उसकी आवाज ठंडी, हिसाब किताब वाली हो गई। तुमने खुद सुना? यह एक हादसा था। हादसा? आरती ने महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों को जला रहे हैं। हमारी बेटी मर रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि वह सुबह तक नहीं बचेगी। तुम उसे हादसा कहते हो? मैं अपनी मां को घर से नहीं निकालूंगा। रोहन ने सिर हिलाया। यह असंभव है। वह आरती की ओर बढ़ा और वह पीछे हटी। अनन्या को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन मेरे पास एक समाधान है, उसने जारी रखा।
और उसका लहजा बदल गया, व्यावसायिक, जैसे किसी अनुबंध पर चर्चा कर रहा हो। तुम अभी जवान हो, तुम अकेले रह सकती हो, अनन्या को हमारे पास छोड़ दो, हम उसे सब कुछ देंगे। आरती ने उसे देखा, जो सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तुमने क्या कहा? शिक्षा, वह गिनने लगा, एक एक करके उंगलियां मोड़ते हुए। सबसे अच्छा स्कूल, विश्वविद्यालय, पैसा, भविष्य, हम यह सब दे सकते हैं। उसने आरती को देखा और उसकी नजर कठोर, मूल्यांकन करने वाली थी। और तुम कुछ भी नहीं हो, उसने सरलता से कहा, जैसे कोई तथ्य बता रहा हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक अनाथ आश्रम की अनाथ हो, तुम एक कैफे की वेट्रेस हो। तुम एक बच्चे को क्या दे सकती हो? किराए का कमरा, भूख से भरा बचपन। हर शब्द एक चाकू के वार जैसा था। आरती ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ टूट गया है, दिल नहीं, कुछ और गहरा, आत्मा में ही। मैं उसकी मां हूं, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उससे प्यार करती हूं, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। रोहन ने कंधे उचकाए। बच्चों को पैसा, स्थिरता चाहिए, हम वह दे सकते हैं, तुम नहीं। श्रीमती सावित्री खड़ी हुई, रूमाल से अपना चेहरा पोंछा, अपनी बहू को जीत की नजर से देखा। चली जाओ, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बच्ची को छोड़ो और चली जाओ, यह सबके लिए सबसे अच्छा है। आरती ने रोहन को देखा, वह व्यक्ति जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, जिसने कहा था कि उसने उसे चुना है, जिसने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, और एक अजनबी को देखा, एक पूरी तरह से अजनबी नहीं। उसने सांस छोड़ी, मुड्डी कांपते हाथों से अलमारी के पास गई, एक बैग निकाला, सामान ठूंसने लगी, बच्चों के कपड़े, डायपर, फोन, दस्तावेज। उसके हाथ मान नहीं रहे थे, सब कुछ फर्श पर गिर रहा था। आरती, ड्रामा मत करो, रोहन ने थके हुए स्वर में कहा, समझदारी से सोचो। उसने जवाब नहीं दिया, अपनी जैकेट पकड़ी, कंधे पर डाली, अनन्या को एक कंबल में लपेटा जिसमें से घर और उस सुरक्षा की गंध आ रही थी जो अब नहीं थी। अगर तुम बच्ची को लेकर गई तो मैं तलाक के लिए अर्जी दूंगा, रोहन ने कहा, और उसकी आवाज सख्त हो गई। और अदालत के जरिए मैं बच्ची को ले लूंगा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मेरे माता पिता यहां फैमिली कोर्ट के सभी जजों को जानते हैं। आरती दरवाजे पर रुकी, मुड़ी, उसकी आंखों में देखा। कोशिश कर लेना, उसने धीरे से कहा, फिर दरवाजा धकेला। दरवाजा एक जोरदार चरमरा के साथ चौड़ा खुल गया। अगस्त की शाम गर्म थी, ताजी कटी घास और किसी के अलाव के धुएं की गंध। आरती तेजी से चली, लगभग दौड़ती हुई। आंसू उसकी नजर को धुंधला कर रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। सुनीता जी के घर का गेट सिर्फ 10 मीटर दूर था। आरती ने उसे धकेला, गेट खनका, बरामदे पर चढ़ी, दरवाजा खटखटाया। उसकी दस्तक हताश, जोरदार थी। दरवाजा लगभग तुरंत खुल गया। सुनीता जी दरवाजे पर खड़ी थीं, एप्रन पहने, हाथ आटे से सने। आरती को बच्चे के साथ रोती हुई, कांपती हुई देखा और उनका चेहरा बदल गया। हे भगवान, उन्होंने आह भरी, जल्दी अंदर आओ। आरती को घर के अंदर खींचा, दरवाजा बंद किया, उसे रसोई में बिठाया जिसमें से ताजे गूंथे आटे और धनिये की महक आ रही थी। अनन्या को गोद में लिया, उसे सहलाया। बच्ची सिसक कर चुप हो गई। मुझे बताओ, सुनीता जी ने नरमी से कहा। आरती ने हकलाते हुए, हांफते हुए बताया, सब कुछ। चाय के बारे में, श्रीमती सावित्री के पी न पाने के बारे में, कबूलनामे के बारे में, सास के उसे मारने की इच्छा के बारे में, रोहन के अपनी मां का पक्ष लेने और अनन्या को ले लेने के प्रस्ताव के बारे में। सुनीता जी सुनती रहीं, सिर हिलाती रहीं, बच्ची को और कसकर पकड़ लिया। हे भगवान, उन्होंने आह भरी जब आरती चुप हो गई। सचमुच क्रूर। राजेश जी रसोई में आए, अपनी पत्नी को देखा, आरती को देखा। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। सुनीता जी ने संक्षेप में बताया। राजेश जी का चेहरा सख्त हो गया। तुम यहीं रहोगी, उन्होंने सरलता से कहा, जब तक तुम चाहो। आरती फिर से रो पड़ी, लेकिन यह अलग आंसू थे। राहत, कृतज्ञता, धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। बहुत बहुत धन्यवाद। उस रात आरती ने मेहमानों के कमरे में एक संकरे बिस्तर पर बिताई जो हर हरकत पर चरमराता था। अनन्या उसके बगल में सो रही थी, कंबल में लिपटी हुई। आरती सुबह तक आंखें नहीं झपका पाई, बस छत को देखती रही और अपनी बेटी की सांस सुनती रही। सुबह सुबह फोन बजा। आरती ने स्क्रीन पर देखा, श्रीमती सावित्री। उसने बिना एक शब्द कहे उठाया। रोहन तलाक के लिए अर्जी देगा। उसकी सांस की आवाज ठंडी, जीत भरी थी। और हम फैमिली कोर्ट के जरिए बच्ची को ले लेंगे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक अनाथ हो।
तुम एक बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हो। सभी जज हमारे पक्ष में हैं। तुम हार जाओगी, देख लेंगे। आरती ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फोन को छाती से लगाया, आंखें बंद कर लीं। सुनीता जी ने दरवाजा खटखटाया। एक कप चाय के साथ अंदर आई। पियो, उन्होंने कहा, कप को छोटी मेज पर रखते हुए। और मेरी बात ध्यान से सुनो। आरती ने नजरें उठाई। हमने राजेश जी से बात की है। सुनीता जी बिस्तर के किनारे पर बैठ गईं। हमें इस बच्ची को बचाना होगा। अगर वे अदालत में जाते हैं तो तुम हार जाओगी। वे सही हैं, उनके पास पैसा है, संपर्क, वकील, मुझे पता है। आरती फुसफुसाई। लेकिन राजेश जी के कुछ परिचित हैं। सुनीता जी ने उसका हाथ अपनी गर्म हथेली में पकड़ा। वे तुम्हें केरल पार कराने में मदद कर सकते हैं, रात में चुपचाप। केरल में राजेश जी के छोटे भाई सुरेश रहते हैं। वह तुम्हें स्वीकार करेंगे, रहने की जगह देंगे, तुम्हें सब कुछ व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। आरती ने उन्हें अविश्वास से देखा। आप लोग मुझे भागने में मदद करेंगे? भागना नहीं, सुनीता जी ने उसका हाथ पकड़ा। अपने बच्चे को बचाना। यहां तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। वे उसे ले लेंगे। वहां एक मौका है। आरती ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। धीरे धीरे बिना आवाज के रोने लगी। दिन एक दर्दनाक इंतजार में बीता, जैसे समय रुक गया हो। आरती मेहमानों के कमरे में बैठी थी, अनन्या को गोद में लिए, और खिड़की के बाहर देख रही थी, जहां शीशे के पीछे आम के पेड़ की डालियां हिल रही थीं। बच्ची सो रही थी, अपनी छोटी नाक से धीरे धीरे सांस ले रही थी। उनकी टूटती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सुनीता जी हर घंटे आती, खाना, चाय लाती, लेकिन आरती खा नहीं पाती थी। गले में एक गोला, एक निवाला भी निगलने नहीं दे रहा था। तुम्हें मजबूत रहना होगा, सुनीता जी ने कहा, उसके पास बैठते हुए। उसके लिए? मुझे नहीं पता कैसे। आरती ने अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए फुसफुसाया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा, न घर, न नौकरी। मैं कैसे बचूंगी? तुम बच जाओगी। सुनीता जी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम जितनी सोचती हो उससे ज्यादा मजबूत हो। तुमने नरक से गुजरी हो और टूटी नहीं। शाम को जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, आसमान को लाल रंग रहा था, राजेश जी कमरे में आए। उनका चेहरा गंभीर था, हाथ पुरानी जीन्स की जेब में थे। सब तैयार है, उन्होंने कहा, बिस्तर के किनारे पर बैठते हुए। मेरा एक दोस्त मदद करने को तैयार है। हम आधी रात को निकलेंगे। सुबह तक तुम लोग बंदरगाह पर पहुंच जाओगे। आरती ने एक घूंट निगला, अनन्या को और कसकर पकड़ लिया। और अगर पकड़े गए? नहीं पकड़े जाओगे, राजेश जी ने सिर हिलाया। वह सुरक्षित रास्ता जानता है, सैकड़ों बार कर चुका है। और केरल में? आरती की आवाज कांप रही थी। मुझे कहां जाना होगा? मेरा भाई सुरेश कोच्चि में रहता है। राजेश जी ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला, उसे आगे बढ़ाया। यह पता और फोन नंबर है। मैंने उसे फोन कर दिया है, सब कुछ समझा दिया है। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें कुछ समय के लिए एक कमरा देगा, कागजात, नौकरी के मामलों में मदद करेगा। आरती ने कागज को देखा। अक्षर आंसुओं के कारण उसकी आंखों के सामने धुंधले हो गए। आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? उसने फुसफुसाया। आप लोग जोखिम उठा रहे हैं। अगर पकड़े गए, हम तुम्हें जाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि यही सही है। राजेश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और क्योंकि हम उन्हें तुम्हारी बेटी छीनने नहीं देंगे। वे लोग बच्ची को मारना चाहते थे। वे इसके लायक नहीं हैं। सुनीता जी एक बड़े स्पोर्ट्स बैग के साथ आईं, जिसमें से पुराने कपड़े और कपूर की गंध आ रही थी। उसे बिस्तर पर रखा, सामान व्यवस्थित करने लगीं। बच्चों के कपड़े, डायपर, दूध की बोतल, खिलौने, यह तुम्हें जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सब कुछ बड़े करीने से रखते हुए कहा। यहां मैंने कुछ पैसे भी रखे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए काफी हैं। आरती देखती रही कि कैसे वे लोग, जो उसके कोई नहीं थे, उसकी जिंदगी को एक बैग में पैक कर रहे थे, और आंसू नहीं रोक पाई। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी इस नेकी का बदला कैसे चुकाऊंगी, उसने सिसकते हुए कहा। आप लोग मेरे लिए, आप लोग माता पिता से भी बेहतर हैं। सुनीता जी ने उसे गले लगाया, कसकर पकड़ा। तुम अब मेरी बेटी जैसी हो। उन्होंने आरती के बालों में फुसफुसाया। मैंने पूरी जिंदगी एक बेटी का सपना देखा था, और किस्मत ने उसे दे दिया। देर से, लेकिन दे दिया। वे देर तक गले लगे बैठे रहे, जब तक कि खिड़की के बाहर शाम का अंधेरा नहीं हो गया। आधी रात एक पजेरो धीरे धीरे घर के पास आई। बिना लाइट जलाए, काली, गहरे शीशों वाली, गेट के सामने रुक गई। उसका इंजन लगभग बिना आवाज के था। आरती बरामदे पर खड़ी थी, अनन्या को गोद में लिए, बैग कंधे पर लटका था।
बच्ची एक गर्म कंबल में लिपटी सो रही थी। सुनीता जी पीछे निकली, दुपट्टा कसकर ओढ़े। उनकी आंखें रोने से लाल थीं। पहुंचकर फोन करना, उन्होंने अनन्या के चारों ओर कंबल ठीक करते हुए कहा, वादा वादा। आरती ने उन्हें एक हाथ से गले लगाया, अपना गाल उनके कंधे से सटाया। सब कुछ के लिए धन्यवाद, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनीता जी ने उसके सिर के ऊपरी हिस्से को चूमा। तुम अब मेरी बेटी हो, हमेशा। राजेश जी घर से एक थर्मस चाय और रास्ते के लिए खाने का एक बंडल लेकर निकले। उन्होंने सब कुछ आरती को सौंपते हुए कहा, रास्ता लंबा है। पजेरो का ड्राइवर, लगभग 40 साल का एक आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, ने बिना कुछ कहे आरती को सिर हिलाया। पीछे का दरवाजा खोला। बैठो, उसने संक्षिप्त रूप से कहा। चलते हैं। आरती पीछे की सीट पर बैठ गई। अनन्या को गोद में लिए पीछे मुड़कर देखा। सुनीता जी गेट पर खड़ी थीं, हाथ हिला रही थीं, दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थीं। राजेश जी ने अपनी पत्नी को गले लगाया। कार चल पड़ी। गांव एक मोड़ के पीछे गायब हो गया। एक लंबी, अंधेरी, गड्ढों से भरी यात्रा। पजेरो हर गड्ढे पर हिल रही थी, लेकिन अनन्या नहीं जागी, बस धीरे धीरे सांस ले रही थी। आरती खिड़की के बाहर देखती रही। वहां सिर्फ अंधेरा था। कभी कभी पेड़ों की छायाएं दूर और कभी कभार घरों की रोशनी चमकती थी। ड्राइवर चुप था, बस कभी कभी रियर व्यू मिरर में देखता। रेडियो धीरे धीरे बज रहा था, एक दुखद गाना बजा रहा था। कुछ घंटों बाद सुबह होने लगी। पूरब में आसमान गुलाबी हो गया, फिर लाल, फिर सुनहरा। आरती ने उस सुबह को देखा और महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। एक बोझ उठ गया, उसकी जगह कुछ हल्का, लगभग भारहीन आ गया। बंदरगाह पास है, ड्राइवर ने एक छोटी सड़क पर मुड़ते हुए कहा। आधा घंटा और झटके, फिर पजेरो रुक गई। सामने एक छोटा सा घाट, कुछ नावें और एक विशाल फैला हुआ समुद्र दिखाई दे रहा था। आगे नाव से जाना है। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला। देखो वह नाव, उस पर चढ़ो। नाविक इंतजार कर रहा है। केरल पहुंचकर जो नंबर राजेश जी ने दिया है उस पर फोन करना। आरती ने सिर हिलाया, अपना बैग उठाया, कार से बाहर निकली। सुबह की हवा ताजा थी, ओस और आजादी की गंध। धन्यवाद, उसने ड्राइवर से कहा। उसने सिर हिलाया, वापस पजेरो में बैठा और चला गया। आरती अपनी बेटी के साथ उस सुनसान घाट पर अकेली रह गई। वह नाव की ओर चली। उसके पैर गीली रेत में धंस रहे थे। बैग जांघ से टकरा रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही, जहां एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। आधे घंटे बाद नाव लहरों पर फिसल रही थी। सामने केरल की तटरेखा दिखाई दे रही थी। आरती डेक पर बैठी थी, अनन्या को छाती से लगाए। बच्ची जाग गई, अपनी आंखें खोलीं, अपनी मां को देखा, मुस्कुराई। सूरज क्षितिज के ऊपर उठा, बड़ा, लाल, गर्म। उसकी पहली किरणें आरती के चेहरे पर पड़ीं और उसने आंखें बंद कर लीं, अपना चेहरा रोशनी की ओर उठाया। मेरी नन्ही परी, उसने अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। अब सब ठीक हो जाएगा, मां वादा करती है। अनन्या बड़बड़ाई, अपना नन्हा हाथ सूरज की ओर बढ़ाया, मुस्कुराई। आरती के गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन यह अलग आंसू थे। दर्द के नहीं, निराशा के नहीं, यह राहत, आजादी, उम्मीद के आंसू थे। आगे अनिश्चितता थी। एक अनजान द्वीप, अनजान शहर, अनजान लोग, न पैसा, न नौकरी, न घर, लेकिन वे जिंदा थीं, वे साथ थीं और वे आजाद थीं। आरती खड़ी हुई, बैग कंधे पर डाला, अपनी बेटी को और कसकर पकड़ा। उगते सूरज की ओर आगे बढ़ी। कहीं वहां आगे एक नई जिंदगी इंतजार कर रही थी। मुश्किल, लेकिन उसकी अपनी। और अब कोई नहीं कहेगा कि वह एक मां बनने के लायक नहीं है। कोई उसकी बेटी को नहीं छीनेगा। वे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कई साल बाद आरती एक कैफे में काम करने लगी और एक रसोइया बनना सीखा। 1 साल बाद उसने अपना खुद का अपार्टमेंट किराए पर लिया और सुरेश, राजेश जी के भाई की मदद से कागजात बनवाए। अनन्या एक स्वस्थ और खुश मिजाज लड़की के रूप में बड़ी हुई। सुनीता जी और राजेश जी हर साल मिलने आते थे और आरती उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे करीबी लोगों के रूप में स्वागत करती थी। आप वह मां हैं जिसने हमें बचाया, वह सुनीता जी को गले लगाते हुए कहती। मैं पूरी जिंदगी आपकी आभारी रहूंगी और मुझे वह बेटी मिली जिसका मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया। सुनीता जी उसके गाल को चूमते हुए जवाब देती। देखने के लिए धन्यवाद।
आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं।